कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही 130वीं वेबिनार में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और विश्व जनसंपर्क दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले, जैसे हमारी परंपरा है, सरस्वती वंदना से हम प्रारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह जी से कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज की इस वेबिनार को शुरू करें। प्रियंका जी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद रेडियो इंडस्ट्री में आज एक प्रियंका के रूप में शोज करती रही। अनेक इवेंट्स के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका जुड़ाव रहा और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर आप अपनी पीएचडी कर रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका से। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया कि आज के इस वेबिनार को मैं सरस्वती वंदना से शुरू कर सकूं। भारत में मतलब ये कल्चर है, हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत एक अच्छे फूड से करते हैं, तो सिमिलरली आज इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं सरस्वती माँ को याद करते हैं। इतनी शक्ति हमें दी न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, भूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका। वस्तुतः मन की शक्ति ही आज के दौर में व्यक्ति को किसी भी अभियान को सार्थक और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। शायद तभी जीवन मधुबन हो पाएगा, खुशहाल और समृद्ध हो पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सबसे पहले हम कॉल बैक कर रहा हूँ, एक सेशन में हूँ, इमीडिएट 15-20 मिनट में कर रहा हूँ सर। हेलो, हाँ, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे इस वेबिनार को अपन आगे बढ़ाएंगे। आज के हमारे तीनों एक्सपर्ट्स प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव, श्री कल्याण कोठारी जी और डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसके पूर्व कि प्रोफेसर एम एन हुड़ा जी को मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, मैं प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे आज के तीनों जो एक्सपर्ट हैं इनका ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। जी सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इस वेबिनार में जो कि वर्ल्ड पीआर डे के ऊपर है, आपने मुझे मौका दिया कि हमारे तीनों एमिनेंट स्पीकर्स का मैं वेलकम कर सकूं थ्रू दिस ई बुके। दिस इज द जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड द नॉलेज दे शेयर, बिकॉज इतने बड़े और एमिनेंट पर्सनालिटी हमारे साथ आ रहे हैं, तो हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम उन्हें सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच बनावत सर, उदय सर और आज के हमारे जो भी स्पीकर्स हैं उनका मोस्ट वेलकम, एंड दिस इज अ ग्रेटिट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर यू। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच जी। हुड़ा साहब, कोई टिप्पणी आपकी सदा की तरह? सर की टिप्पणी के बिना मुझे लगता है जी ये प्रयोग जी क्या था है ना, कॉलेज का है ना, वो सारे ये इंफॉर्मेशन एज है और इस इंफॉर्मेशन एज में जो बदलता परिवेश है, उस परिवेश की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे आसपास बदली हैं। और जो बुके का कॉन्सेप्ट है इस ऑनलाइन वेबिनार के अंदर ये भी बदला है। तो बुके गर्चे वर्चुअल है, लेकिन बुके जिस खुशबू को, जिस ताजगी को, जिस महक को हम सब तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए दो पंक्तियां मैंने बहुत पहले लिखी थी जो इसके लिए बहुत रिलेवेंट है कि बड़ी मुश्किल में हूं कैसे इजहार करूं,
बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं। तो ये जो हम खुशबू आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये एक ऐसी खुशबू है जो अपने आप तक पहुंच रही है। इसकी खुशबू का एहसास कीजिए, इसकी ताजगी का एहसास कीजिए, और इसी ताजगी और खुशबू के एहसास के साथ आज जिस टॉपिक के लिए हम जुड़े हैं उस पर हम डिलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, जिस खुशबू के प्रसार की आपने बात की, महसूस करने की बात की, ये सही है कि सूचना के इस युग में, तकनीक के इस युग में एक चुनौती हमारे सामने आई है कि किस तरह से इस सामाजिक विचार विमर्श या इस सामाजिकता को हम आगे बढ़ाते रहें। इस आभासी बुके के माध्यम से कि विचारों की ये खुशबू इसी तरह से दिगांतर में प्रसारित होती रहे, और हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमारा ये शैक्षिक अभियान इसी तरह आप सभी मित्रों के सहयोग के साथ हमारी ये संवाद श्रृंखला आगे बढ़ती रहे। ये पूरे जो डेलिब्रेशंस हैं हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, इसकी जो लिंक है वो अभी हम चैट बॉक्स में अपलोड कर देंगे। और सभी मित्रों से अपेक्षा है कि हमारा व्हाट्सएप का जो परिवार, जिसमें अब लगभग 760 के आसपास सदस्य हो गए हैं, इस वेबिनार और कम्युनिकेशन टुडे के प्रकाशन के संदर्भ में उसकी डिजिटल प्रति हम उस ग्रुप पे अपडेट करते हैं। तो जो भी मित्र इन प्रकाशन में, हमारी इन गतिविधियों में रुचि रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, जहां लगभग 350 विशेषज्ञ पत्रकारिता, प्रसारण, जनसंपर्क, फिल्म, लोक माध्यम, प्रशासन, राजनीति आदि विविध क्षेत्रों के हैं। उन सब के साथ आप इस आभासी मंच के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। मैं आमंत्रित करूंगा आप सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए भारतीय विद्यापीठ के निदेशक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर एमएन हुडा जी को, जो मूलतः तकनीक के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। व्यवसाय से भले ही वो तकनीक के साथ जुड़े हैं, कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हृदय से वो एक कवि और संवेदनशील लेखक हैं। अपने एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया भर की शोध को इसके माध्यम से प्रकाशित करना, एक जगह लेकर के आना, एक भागीरथी प्रयत्न से आप जुड़े हैं। और इसी तरह अपने नेतृत्व में, अपने गतिशील नेतृत्व में आपने जिस तरह से भारतीय विद्यापीठ को देश के शैक्षिक मानचित्र पर एक बहुत ही प्रभावशाली संस्थान के रूप में विकसित किया है, उसके आधारभूत ढांचे को विकसित किया है, उसके शैक्षिक गुणवत्ता को आपने बेहतर बनाने के लिए एक अपनी विजनरी लीडरशिप दी है, वो अपने आप में मुझे देखने का सौभाग्य पिछले वर्ष अक्टूबर में एक सेमिनार के दौरान मिला था। इनकी अकादमिक गतिविधियां निरंतर इसी तरह से चलती रही हैं और विशेषकर पत्रकारिता का जो ये पाठ्यक्रम है, इसको उन्होंने एक नया रूप, नई दिशा दी है और पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों की भावी पीढ़ी को तैयार करने में आप अपनी जो मीडिया शिक्षक की पूरी टीम है उनके साथ पूरे मनोयोग से जुड़े हुए हैं। मैं प्रोफेसर हुडा जी से अनुरोध करूंगा कि उस अवसर पर वे हमारे सभी एक्सपर्ट्स का और जो देश के अलग अलग अंचलों से मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी के स्वागत उद्बोधन में अपनी कुछ भावनाएं प्रकट करें। प्रोफेसर एमएन हुडा। Thank you so much, Manawat sir, for giving all such details. We always look forward to your initiative and keep getting inspired with what you have already done and you are continuing for generations to come. Thank you so much, sir. Will someone confirm I am audible? Yes, sir. So friends, जैसा बनावत सर ने बताया, ये हमारी जो मीडिया वेबिनार सीरीज है जिसकी शुभारंभ बनावत सर ने कोविड के बैकड्रॉप में किया और 100 श्रृंखलाएं इस वेबिनार सीरीज की उन्होंने अकेले ही कंटिन्यू की। इस बीच में हमारी उनकी मुलाकात हुई और मुझे ऐसा लगा कि जो सफर उन्होंने शुरुआत किया है
उसमें हमें शामिल होना चाहिए। ऐसा है जैसे कि देश की आजादी का सफर चल रहा था और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते गए, तो मैंने सोचा कि भाई हमें भी अपनी कुछ आहुति इसमें देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पड़ाव होता है लाइफ का जहां लोग सोचते हैं कि हमने 40 साल 42 साल सब कुछ किया है और अब आराम का वक्त है। लेकिन बनावत सर ने अपने आराम को अपने प्रोफेशन के लिए, अपने प्रोफेशन में जुड़े लोगों के लिए, पीयर प्रोफेशनल्स के लिए त्यागा। और हमेशा आप देखें 24/7 वो इस काम में लगे हैं कि कैसे कुछ नॉलेज पीयर प्रोफेशनल्स के लिए, पीयर रिसर्चर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए शायद बहुत यूजफुल हो सकता हो, जिन्हें इस तरह के एक्सपर्ट्स इकट्ठा करना आसान नहीं है एक प्लेटफॉर्म पे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी रखा जाए, एक लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाए और उन तक पहुंचाया जाए, जो एक पूरी सीरीज शुरुआत की है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमें जोड़िए इसमें, और ही एग्रीड रेडिली, जो उनका हमेशा का तरीका है कि लोगों को जोड़ना है, ही रेडिली एग्रीड। एंड 101वीं सीरीज के साथ भारतीय विद्यापीठ उनके इस वेबिनार श्रृंखला में एक पार्टनर की तरह से, उनके सहयोगी की तरह से उसमें जुड़ गया है। और जब से हम ये करते आ रहे हैं, आज उस श्रृंखला की 130वीं श्रृंखला है जो सीरीज हम सब यहाँ जमा है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे कि जो वर्ल्ड पब्लिक रिलेशन डे है उसे सेलिब्रेट करें, ये समझ के कि पब्लिक रिलेशन डे क्यों मनाया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और हम सारे पीआर प्रोफेशनल्स के सामने क्या चैलेंजेस हैं। तो इसका शुभारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आज के तीनों हमारे अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल, श्री कल्याण सिंह कोठारी, फॉर्मर चेयरमैन PRSI जयपुर चैप्टर एंड सेक्रेटरी लोक संवाद संस्थान जयपुर, और डॉक्टर स्मृति पादी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासुर। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करते हैं और वेलकम करते हैं। और उन सबका ग्रेटफुल भी हूं कि वो बनावत सर के रिक्वेस्ट पे तो आते ही आते हैं, क्योंकि बनावत सर की अपनी शख्सियत ऐसी है, अपनी पर्सनालिटी ऐसी है, तो वो जब किसी को भी इनविटेशन भेजते हैं तो लोग नो नहीं कहते, शायद अपने बाकी कार्यक्रम को कैंसिल करके जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी अपनी एक व्यक्तित्व है, ये उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है। इस तरीके का काम उन्होंने समाज के लिए, इस तरीके का काम उन्होंने अपने पीयर प्रोफेशनल और एकेडमिशियंस के लिए किया है। तो आप सबका वेलकम है इस वेबिनार सीरीज में। आप के बारे में बनावत सर जो बोले, मैं तो हमेशा ये समझता हूं कि आप लोगों ने जो काम अपने अपने फील्ड में किया है वो अपने आप में एक्सपर्ट, अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स की हैसियत से आपको विस्थापित करता है। आज का ये टॉपिक जो हम सब ने सेलेक्ट किया है, हम सबको पता है, बहुत सारे जो हमारे साथी जुड़े हैं उन्हें भी पता होगा कि 16 जुलाई हर साल वर्ल्ड पब्लिक रिलेशन डे के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेलिब्रेशन का एक पर्पस है कि ये जो पीआर प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है, और इस सेलिब्रेशन के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव संवाद लोगों के साथ बनाने में, एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने में पीआर का कितना बड़ा रोल है। आप देखें, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, वहां भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई, चाहे आज के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की अपनी शुरुआत करें तो वो जनसंपर्क से शुरुआत करते हैं। मींस पब्लिक ओपिनियन बनाना और एक पब्लिक के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट फोस्टर करना, ये पब्लिक रिलेशन और जनसंपर्क के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी, जिसे हम डिजिटल एज के नाम से जानते हैं, डिजिटल एज में अब पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का इन्फ्यूजन, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड इन ए कॉम्पिटिटिव मीडिया लैंडस्केप बढ़ता जा रहा है कि शायद हमें अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमें शायद ज्यादा मेहनत और अपने डायमेंशन, अपने स्पेक्ट्रम को बदलने की जरूरत है। तो इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं कंसर्न्स पे और इसी मुद्दे पे डिस्कशन के लिए आज का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
कि पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल वो आर्टिस्ट होते हैं, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल वो प्रोफेशनल हैं जो किसी भी चीज को समाज तक एक ट्रस्ट बना के कैसे पहुंचाएं और समाज को, लोगों को उससे कैसे जोड़ें, ये उनको अच्छे से पता होता है। और ये 2 पंक्तियां मेरी उनके लिए समर्पित हैं कि फनकार हैं ये फन भी दिखाएंगे, फनकार हैं ये फन भी दिखाएंगे, पत्थर की इमारत को फूलों से गिराएंगे। ये जो मोहब्बत और प्यार का स्वर उसके साथ जाएगा, उसके साथ वो बहुत कुछ कर गुजरेंगे। और इसी के साथ आप सब लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि बनावत सर ने जो सीरीज की शुरुआत की है इसमें आप जुड़े। इस जैसा उन्होंने बताया कि YouTube पे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। जो लोग पूरा लेक्चर अभी नहीं सुन पाते या उन्हें सुनने के बाद थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगता है कि लेक्चर का कोई सेक्शन हमें दोबारा देखना चाहिए, या अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में उन्हें शेयर करना चाहिए, आप YouTube चैनल को शेयर करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को जोड़ें। इससे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके काम करने में ज्यादा उत्साह महसूस होगा। दिस विल बी अ ग्रेट encouragement and motivation to all of us to keep organizing this webinar series on a regular basis and do not miss any opportunity. एक और बात है जो बनावत सर ने बताई कि 13-14 सितंबर को ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च के सौजन्य से हमने एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन भारतीय विद्यापीठ परिसर में किया है। आप सारे लोग सादर आमंत्रित हैं। जो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या जिनके साथ रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हैं, वो अपने रिसर्च स्कॉलर्स में, हम अभी चैट विंडो में लिंक शेयर करेंगे, आप उनको बताएं, वो अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में होगी। जो ट्रैवल कर सकें तो ट्रैवल करके आए, तो फिर जो पर्सनल अटेंड करने का और जो एक दूसरे से मिलने का वार्मथ है वो मजा तो शायद ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। लेकिन नेवरदलेस अगर किसी मजबूरी की वजह से मिस कर रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन जुड़िए और इस प्रोग्राम में अपने डिलिब्रेशंस और अपने इनपुट से प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कीजिए और प्रोग्राम को लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाइए। लिंक अभी हम चैट विंडो में शेयर करेंगे। बनावत सर के लिए ये 2 पंक्तियां मैंने बहुत पहले लिखी थी जो आज मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूं कि आप इमेजिन करें, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, जो मीडिया इंडस्ट्री या डे टू डे लाइफ की कोई ऐसी रिलेवेंट टॉपिक नहीं है जो उन्होंने मिस किया होगा इस पिछले 3 साल के अंदर, और कोई ना कोई वेबिनार श्रृंखला जरूर उस पर ऑर्गेनाइज की गई होगी। तो उनके लिए ये 2 पंक्तियां हैं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। जहां ऐसा लगता है कि इस फील्ड में नॉलेज बांटने की जरूरत है, नॉलेज शेयर करने की जरूरत है, तो उस पर वेबिनार होता है। तो आप जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू बनावत सर। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर हुडा साहब आपके इस आत्मीय उद्बोधन के लिए। आज जैसा कि बात हुई, विश्व जनसंपर्क दिवस है। 16 जुलाई 2021 को यह दिन शुरू होता है और पूरी दुनिया में इसे विश्व जनसंपर्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। मन में बहुत से मित्रों की ये जिज्ञासा होगी कि ये दिन मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे कारण है जनसंपर्क के पुरोधा, प्रवर्तक, या यूं कहूं दुनिया में फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन आइवरी ली का जन्म 16 जुलाई के दिन हुआ था। 16 जुलाई 1877 संभवतः है, उस समय इनका जन्म हुआ था और जनसंपर्क के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वस्तुतः ये मूलतः पत्रकार भी रहे, स्ट्रिंगर रहे और उसके बाद रिपोर्टर भी रहे और न्यूयॉर्क वर्ल्ड और आदि कुछ अखबारों में उन्होंने काम भी किया और बाद में अपनी एक PR कंपनी शुरू की। उसके बाद अमेरिका के, मूलतः ये अमेरिकन सिटीजन थे, वहां की कुछ बड़ी कंपनीज में उन्होंने काम किया और एक तरह से काउंसलिंग का या जो PR कैंपेन की हम बात करते हैं उसकी शुरुआत है वो इन्होंने की। आज PR के टूल्स के रूप में, जैसा अभी हुडा साहब बता रहे थे कि पुराना जो दौर है किस तरह से हम जनसंपर्क करते थे, PR के कैंपेन चलाते थे, उनके एक तरह से जो प्रारंभिक बिंदु यदि आप ढूंढना चाहें व्यवस्थित रूप से, तो उसका श्रेय हम ली को दे सकते हैं। उन्होंने अपने इंटरनल पब्लिक से संवाद करने के लिए हाउस जर्नल्स का प्रकाशन किया, प्रेस रिलीज जारी करने की बात उन्होंने की, उन्होंने बाकायदा जो कंपनीज हैं उनके रिपोर्ट्स छापनी शुरू की। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो PR की जो टूल्स हैं जिनको हम लंबे समय तक पढ़ते पढ़ाते रहे, या उसके जो मॉडल्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी।
और वो इस बात पर विश्वास रखते थे कि हमें सत्य का पक्षधर होना है। उन्होंने साफ ये बात कही थी कि हम कोई भी तथ्य जनता से छिपाए नहीं, क्योंकि अंततः ये चीजें मालूम पड़ जाती हैं, और जब मालूम पड़ जाएगा और आप गलत साबित होंगे तो जनता का आपसे विश्वास उठ जाएगा। और जनता यदि आपकी नीतियों को पसंद नहीं करती है तो आप अपनी रणनीतियों पर और नीतियों पर पुनर्विचार करें और उनमें बदलाव लेकर के आए। तो एक इस तरह से सत्य, ईमानदारी, प्रामाणिकता के एक तरह से पक्षधर थे। हमारे बहुत सारे मित्रों ने नाम सुना होगा रॉकफेलर का, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो दुनिया भर में ऐसा माना जाता था कि सबसे ज्यादा समृद्ध है, अपार संपत्ति जिनके पास। 1914 में एक उनकी जो कोयला खदान थी उसमें हड़ताल होती है और कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि वहां हिंसक वो स्थितियां जो आई, उसमें उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने वहां घेर लिया उस गांव को जहां उनके एम्प्लॉइज थे हड़ताल के दौरान, और उन पर गोलियां चलानी पड़ी। स्थिति ऐसी हो गई और वो आग वगैरह भी लग गई थी और उसमें 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 2 महिलाएं और 11 बच्चे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी स्थिति में वहां कितना असंतोष पनपा होगा। उस समय रॉकफेलर ने ली को अपने यहाँ पर बुलाया, एक तरह से एक काउंसलर के रूप में, एडवाइजर के रूप में, पीआर एडवाइजर के रूप में। जो हम कहते हैं ना क्राइसिस की हम बात करते हैं कि किस तरह से क्राइसिस में पीआर की भूमिका होती है, शायद उसका ये अनूठा उदाहरण था। और ली ने समझाया रॉकफेलर को कि आप भागिए मत इस स्थिति से, आप अपने कर्मचारी से जाकर के मिलिए, उनको वस्तुतः से अवगत कराइए, उनके वो जो सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए आप उनसे संवाद कायम कीजिए, कंपनसेशन दीजिए, उनके दुख सुख में सहभागी बनिए। और आज भी हम देखते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार के प्रतिनिधि, स्वयं हमारे जो नेता हैं, वो इस तरह की घटनाओं में पब्लिक से जाकर के मिलते हैं, पीड़ित पक्ष से जाकर के मिलते हैं और कहीं उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते हैं और जितना संभव हो सकता है उनके दुख में कहीं सहभागी बनते हैं। तो जिस प्रकार एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, इसकी शुरुआत ली ने 1 सदी पहले कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी देन उनकी है। तो उन्हीं के योगदान को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के उस ये जो उनके प्रयास थे या जो पायनियर जो जिस तरह से उन्होंने काम किया अपने दौर में, उनको सम्मानित करने के लिए वर्ष 2020 में ये घोषणा की गई थी और 2021 से इसे औपचारिक रूप से या विधिवत रूप से मनाने की शुरुआत हो गई। आज देश भर में बल्कि दुनिया भर में अनेक इस तरह के आयोजन किए गए हैं और इस वर्ष जो थीम प्रस्तावित की गई है, पीआर इन द चेंजिंग वर्ल्ड, जिस तरह से पूरी दुनिया बदल रही है, तकनीक ने, जिसकी बात भी उड़ा जी ने संकेत रूप में की थी, जिस तरह से तकनीक ने हमारी पूरी जीवन शैली और जीवन संस्कारों में प्रवेश कर लिया है, वहां पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स के सामने भी किस तरह की चुनौतियां आ गई हैं, किस तरह से हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उन पर प्रभाव पड़ा है। आज उसी पर व्यापक चर्चा हो रही है। ये एक ऐसा मंच है जहां पीआर प्रोफेशनल, पीआर के स्टूडेंट्स, मीडिया के लोग और जो अलग अलग कंपनीज के साथ जुड़े हुए पीआर प्रोफेशनल्स हैं, जो वहां के हित साधक हैं, वो सब कहीं ना कहीं आकर के एक मंच पर बैठते हैं और अपने इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई अनेक पक्षों पर वो चिंतन मनन करते हैं। और ये जो विचार यज्ञ है, यही कहीं हमारे लिए नए रास्ते खोलेगा, उन चुनौतियों के समाधान खोलेगा और इस प्रोफेशन को, बल्कि यूं कहूं कि ये दिन पीआर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं एक प्रोफेशन के रूप में मान्यता देने का दिन है। तो अपने आप में एक बहुत प्रभावी मंच है संपूर्ण जनसंपर्क कर्मियों के लिए। तो मैं जनसंपर्क से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हुए जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स हैं उनको आमंत्रित करूंगा। और सबसे पहले आज के हमारे इस मंच के सबसे युवा साथी आदरणीय कल्याण कोठारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आज जीवन के 8वें दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन इसी महीने में उनका जन्मदिन भी अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो जीवन के इस 8वें दशक में प्रवेश के बावजूद उनकी जो कार्य करने की लगन है, उसका तो मैं प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूं। पिछले 1.5 दशक से जिस तरह से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ काम कर रहा हूं, मैंने उनको देखा है 24 घंटे जो अपने मिशन में कहीं ना कहीं चिंतन करते रहते हैं, सोचते समझते रहते हैं। और सुबह ही सुबह जब फोन की घंटी बजती है तो मैं यही अंदाज लगाता हूं कि आदरणीय कोठारी जी का ही फोन है और
उसी के साथ फिर योजनाएं कि आज हम ये प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं, आज हम ये काम करने जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये विश्व जनसंपर्क दिवस 16 जुलाई को है, और जब उन्होंने बताया तो मैंने इसकी खोजबीन की और फिर हमने भी आयोजन किया। और उन्होंने जो आयोजन या जो एक योजना बनाई है जनसंपर्क दिवस पर, जयपुर में ये एक लोक संवाद संस्थान करके आपका एक एनजीओ है जो वुमेन राइट्स और विशेषकर चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में काम कर रहा है, और यूनिसेफ और यूएनएफपीए जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आप 2 दशक से काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं। और आपके अनेक प्रोजेक्ट्स में जो मेरा डिपार्टमेंट है, जहां मैंने जीवन में अपना पूरा जो जीवन एक तरह से है, शैक्षिक जीवन है, वो उस डिपार्टमेंट सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन, वो भी इनके बहुत सारे इवेंट्स में सहभागी रहा। आपके साथ मिलकर के हमने 4 ऑल इंडिया मीडिया एजुकेटर कॉन्फ्रेंस की है। 2015 की जो कॉन्फ्रेंस है वो तो ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें करीब 20 राज्यों के 150 से अधिक मीडिया शिक्षक आए थे। तो ये सारा उन्हीं की प्रेरणा से एक तरह से हुआ था। और अभी जो आपने एक शुरू किया है, वर्ल्ड पीआर डे पर एक प्रतियोगिता आपने रखी है जिसका मूल भाव है सद्भाव, स्नेह और सम्मान, और उसमें 3 आपने एक तरह से कॉल किए हैं, हाथ बढ़ाओ, हग करो और चरण स्पर्श। अलग अलग संदर्भों में आप समझ सकते हैं इन तीनों की क्या महत्ता है। और इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हाथ बढ़ाओ, हग करो और चरण स्पर्श, उसके बेहतरीन फोटोग्राफ्स जो खींचेगा, और उसकी एक लिंक आपने दिया है, आपकी वेबसाइट है, उस पर वो अपलोड करें। ये पीआरएसआई जयपुर चैप्टर के साथ ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन टुडे भी सहभागी है। जयपुर का एक गर्ल्स कॉलेज है, वैदिक कन्या पीजी कॉलेज, वो भी इसमें सहभागी है, और उसमें फिर कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे और 20 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी। उसकी डिटेल्स अभी हम आपको चैट बॉक्स में जो है वो अपडेट कर देंगे। कोठारी जी जयपुर का जो पीआरएसआई है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और पीआरएसआई के जो प्रतिष्ठित सम्मान है, जो हमारी नेशनल बॉडी है, उन्होंने भी आपको पुरस्कृत किया है। और यूं उसके पहले आप पत्रकार भी रहे, पीटीआई के साथ आपने काम किया, और भारत पाकिस्तान युद्ध जो 71 का था उसको भी कवर करने का आपको मौका मिला है। तो आपने अपना पूरा जीवन संपर्क को एक तरह से दे दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस अवसर पर आप अपने कुछ भाव इस विषय पर, आपके जीवन के बारे में जो अनुभव है वो कुछ साझा करें, आदरणीय कल्याण कोठारी जी। धन्यवाद भानावत साहब और सम्मानित अतिथि विद्वत सम्मानीय विद्वान जन, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं विशेष बोलने में मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, भानाव साहब के साथ रह के थोड़ा बहुत सीखा है। तो जो हम लोग ये विश्व ग्लोबल पीआर दिवस है, ये एक वार्षिक उत्सव है जो हमारे समाज में जनसंपर्क के प्रभाव और महत्व को मान्यता देने के लिए समर्पित है। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां दुनिया भर के पीआर पेशेवर की उपलब्धियां और योगदानों को उजागर किया जा सकता है। इस दिन हम लोग जागरूकता बढ़ाने, उपलब्धियों का जश्न मनाने, समुदाय को मजबूत करने और नैतिक मानकों को बढ़ावा देने की एक बार पुनरावृत्ति करके याद दिलाने की कोशिश करते हैं। विश्व ग्लोबल पीआर दिवस, जैसा भानाव साहब ने बताया, ये सार्वजनिक संबंधों को विकसित होती प्रकृति और आधुनिक दुनिया में इसके बढ़ते प्रभाव को मान्यता देने के तरीके के रूप में सोचा गया था। इस विचार का पहली बार प्रस्ताव प्रमुख पीआर संगठनों और पेशेवरों द्वारा किया गया था, जिन्होंने क्षेत्र के लिए समर्पित एक दिन की आवश्यकता को पहचाना। इसके इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर शामिल हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय पीआर निकायों के भीतर चर्चाओं से एक वैश्विक पीआर दिवस की अवधारणा उभरी। पहला उत्सव जो है विश्व ग्लोबल पीआर दिवस, पहली बार विश्व स्थिति को आधिकारिक रूप से मनाया गया, जो वार्षिक परंपरा के रूप में चालू है। वर्षों के दौरान इस दिन को पीआर के संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के नेताओं से समर्थन और मान्यता मिली है। इसको पीआर दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो भानाव साहब ने बताया है, पर फिर भी
इसको जन शिक्षा से जोड़ सकते हैं। जनता को विभिन्न क्षेत्रों में पीआर की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सूचित और शिक्षित करना, जिसमें व्यवसाय, सरकार और गैर लाभकारी संगठन शामिल हैं। कार्यकर्ताओं, सेमिनारों और नेटवर्किंग इवेंट्स के माध्यम से पीआर पेशेवरों को उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। कुछ नवाचारों को पीआर रणनीतियों और अभियानों को उजागर करना जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, उसको प्रेरणा मिले, इस तरह के बताना चाह रहे हैं। पीआर को एक रणनीतिक प्रबंधन कार्य के रूप में मान्यता देने के लिए समर्थन करना और प्रभावी संचार और प्रतिष्ठा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। पीआर उद्योग के भीतर भौतिक नैतिक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाओं को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करने के लिए भी पीआर का रोल है। पीआर के जो मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ जिसमें जो काफी चर्चित रहे, जैसे सुंदरता के पारंपरिक मानकों को चुनौती देना और महिलाओं में आत्मसम्मान को बढ़ावा देना। इसमें विज्ञापनों में पेशेवर मॉडलों की बजाय विभिन्न उम्र के और आकार और जातियों की वास्तविक महिलाओं को शामिल किया गया। इस अभियान में सौंदर्य मानकों और वैश्विक बातचीत को प्रज्वलित किया और डव के ब्रांड छवि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। नाइकी की जस्ट टू डू इट अभियान, इसमें व्यक्तियों को चुनौतियों को पार करने और अपने उद्देश्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित और सशक्त करना था। इसकी शक्तिशाली कहानी कहने का उपयोग करना और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोलिन कैपर्निक सहित महत्वपूर्ण बाधाओं को पार करने वाले एथलीटों को प्रदर्शित किया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि दर्शकों के साथ अच्छा तालमेल हुआ और नाइकी के ब्रांड को सामाजिक न्याय के समर्थन में एक नेता के रूप में मजबूत और बिक्री को बढ़ावा मिला। कोका कोला का शेयर ए कोक अभियान जो चला, वो ग्राहकों को संलग्न करना और कोका कोला ब्रांड के साथ उनके अनुभव को व्यक्तिगत बनाना था। बोतलों पर कोका कोला लोगों को लोकप्रिय नामों के साथ बदलना और ग्राहकों को उनके नाम या उनके दोस्तों के नाम वाली बोतलों पर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना इसका एक महत्वपूर्ण भाग था। इस अभियान ने जो है बिक्री को बढ़ावा दिया, सोशल मीडिया जुड़ाव को बढ़ाया और ब्रांड और उसके ग्राहकों के बीच भावनात्मक संबंध को बढ़ाया। हमने आज पीआर ग्लोबल डे पे जो है पीआरएसआई जयपुर चैप्टर ने एक फोटो प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसमें हम कह रहे हैं कि आप हाथ मिलाओ, हक करो और चरण स्पर्श करो। इस थीम के माध्यम से हम लोग भारतीय संस्कृति, लोकप्रिय रिवाज और परंपराओं को कैद करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर राजीव ने आज इस प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया और उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया में प्रौद्योगिकी और एआई के महत्व पर जनसंपर्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पहल को लोक संवाद संस्थान, हरदेव जोशी पत्रकारिता, जनसंचार विश्वविद्यालय, निर्वाण विश्वविद्यालय, वैदिक पीजी महाविद्यालय, कम्युनिकेशन टुडे और राजस्थान पत्रकार संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। और हम वर्ल्ड पीआर डे पे इस फोटोग्राफी कंपटीशन का जो पुरस्कृत प्रविष्टियां होंगी उनको सम्मान करेंगे, कैश अवार्ड देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात सुना। चलिए, बहुत बहुत आभार आदरणीय कोठारी जी। आपने जनसंपर्क की भूमिका के साथ साथ किस तरह से जनसंपर्क कर्मियों के ज्ञान वृद्धि और कौशल वृद्धि की दिशा में काम किया जाए उसकी आवश्यकता को रेखांकित करते हुए नवाचारों को शुरू करने की बात कही। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर स्मृति पाढ़ी को। डॉक्टर स्मृति पाढ़ी फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेसर उड़ीसा में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। आपने
अपना जो करियर है वो जयपुर से शुरू किया, वहां के कुछ निजी विश्वविद्यालयों के साथ अध्ययन अध्यापन के रूप में। उसके बाद आपने ज्वाइन किया अहमदाबाद की या गांधीनगर की स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और वहां अपने संक्षिप्त कार्यकाल में आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक पाठ्यक्रम शुरू किया, और लगभग 1.5-2 वर्ष के अपने प्रवास में आपने लगभग 150 से 200 एपिसोड तैयार किए स्पोर्ट्स से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों पर, और वो एक गुजराती के चैनल पर नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। फोक मीडिया पर आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने यदा कदा नियमित रूप से आप सहभागी रही हैं, और कम्युनिकेशन टुडे के असिस्टेंट एडिटर के रूप में भी मुझे आपका सहयोग बराबर मिलता रहा है। जनसंपर्क के इस बदलते परिवेश के ऊपर मैं डॉक्टर स्मृति पाढ़ी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर जो कुछ आपका अनुभव इस क्षेत्र का है वो हमारे साथ साझा करें कि किस तरह से डिजिटल युग में जनसंपर्क अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है, या किस तरह के हमारे सामने चुनौतियां हैं। डॉक्टर स्मृति पाढ़ी। सर, आई गेस स्मृति मैम के साथ कुछ नेटवर्क इशू है, शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट राइट नाउ, तो क्या हम अभी आगे? अच्छा, जुड़ तो गई है, वो दिख तो रहा है, नाम मुझे नहीं है। मुझे मैम आप सुन पा रही हैं तो काइंडली कनेक्ट करें, बिकॉज मैम के साथ मैं। चलिए, नहीं है तो फिर अपन। मैम आर यू देयर? आप सुन पा रहे हैं? मैम स्मृति मैम पार्टिसिपेंट्स में नहीं है। नहीं है ना? हाँ, ठीक है, उसने मुझे फोटो भेजा है कि मैं जुड़ चुकी हूँ, पता नहीं। मैम जुड़ी थी सर, पर मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वापस से डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके, तो चलिए अपन वेट करते हैं, यदि वापस वो कनेक्शन रीएस्टेब्लिश होता है तो हम फिर आमंत्रित करेंगे। सर उन्हें लीव करके दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए तो कनेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब बाद में ले लेंगे अपन, जब तक अपन समय वेस्ट नहीं करते हैं और पवित्र जी को सुनते हैं। चलिए, मैं आमंत्रित करता हूं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में पिछले 2.5 दशक से अध्यापन कर रहे प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी को। पवित्र श्रीवास्तव जी का करियर भी एक तरह से बड़ा बहुआयामी और विविध है। आप इस समय इस विश्वविद्यालय में जो सिनेमा स्टडीज का डिपार्टमेंट है उसको देख रहे हैं, और जनसंपर्क और विज्ञापन ये जो विभाग है इसके भी आप अध्यक्ष हैं। तो एक तरह से 2 विभागों के अध्यक्ष के रूप में आप जनसंपर्क, विज्ञापन और सिनेमा, इन तीनों विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में युवा शोधार्थियों और मीडिया कर्मियों को तैयार करने के लिए पेशेवर जनसंपर्क कर्मी और विज्ञापन के विशेषज्ञ और सिनेमा के विशेषज्ञ, इनको तैयार करने की दिशा में आप एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। आपके निर्देशन में लगभग 10 विद्यार्थियों ने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, और कुछ प्रमुख शोध परियोजनाओं से भी आप विश्वविद्यालय की जुड़े रहे हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन से संबंधित हो या मीडिया के अन्य पक्षों पर हो। 50 से अधिक सेमिनार्स में आपकी सहभागिता रही है, और अनेक आयोजनों को आपने अपने विश्वविद्यालय में भी संपादित किया है, संचालित किया है। अनेक एफडीपी पाठ्यक्रम आपने न सिर्फ ज्वाइन किए हैं, बल्कि एआईसीटीई जैसे प्रबुद्ध या जो प्रमुख संस्थान हैं, इनकी फंडेड जो एफडीपी परियोजनाएं हैं, इनको भी आपने अपने विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित की है। आप ये इसका जो थीम था वो सिनेमैटिक कम्युनिकेशन पे था, जो एआईसीटीई के तत्वावधान में आपने एफडीपी आयोजित की थी, उसके आप कोऑर्डिनेटर थे। विश्वविद्यालय में अनेक दायित्वों का आपने निर्वहन किया। आप डीन एकेडमिक रह चुके हैं, आप रजिस्ट्रार इंचार्ज के रूप में विश्वविद्यालय के काम कर चुके हैं। तो रजिस्ट्रार के रूप में काम करना ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व है, जिसका आपने सफलता से निर्वाह किया। इसके अतिरिक्त आप इस समय IQAC के चेयरमैन भी हैं, और मीडिया मीमांसा जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित जर्नल है, और संयोग से उसके सलाहकार मंडल में हाल ही में कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश ने मुझे भी मनोनीत किया है, उस पत्रिका के भी आप संपादक रह चुके हैं। और विश्वविद्यालय की पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल जो मीडिया के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, वो इस बात से परिचित होंगे कि प्रकाशन के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। आपने पत्रकारिता के विभिन्न विषयों को लेकर के पूरा एक रिसर्च परियोजना चली थी आपकी कुछ वर्ष पहले,
उसके तहत आपने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, तो उस पब्लिकेशन डिवीजन को भी आप एक तरह से हेड कर चुके हैं। और इस समय एक ऑनलाइन जर्नल है विश्वविद्यालय का, जर्नल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, अभी कुछ ही वर्ष पहले शुरू हुआ है, उसके भी आप इस समय एडिटर हैं। और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, इसके भी पैनल डिस्कशंस में आपकी सक्रिय उपस्थिति बराबर बनी रहती है, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप मीडिया विषयक मुद्दों पर निरंतर लिखते रहे हैं। पवित्र जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है, देश के अनेक मंचों पर अकादमिक आयोजनों में मेरी उनसे सहभागिता रही है, और जिस 2015 के अखिल भारतीय मीडिया शिक्षक सम्मेलन का मैंने उल्लेख किया, उसमें भी आपकी उपस्थिति रही थी, और भोपाल जाने का भी मुझे अनेक बार अवसर मिला है, बल्कि इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही मैं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ। तो भाई पवित्र जी से जब भी जाना होता है तो उनका एक महत्वपूर्ण सानिध्य जो है, आत्मीय सानिध्य जो है, मुझे मिलता रहा है। बहुत समय से इच्छा थी इस मंच पर उनको आमंत्रित करने की, तो मुझे लगा इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता है जब विश्व जनसंपर्क दिवस पर जनसंपर्क विषय के अध्येता, विद्यार्थी और शिक्षक, इनको हम आमंत्रित करें। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई पवित्र जी से कि वे इस अवसर पर जो अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं, वो हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर पवित्र जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है साफ? हाँ जी जी। बहुत आभार सर आपका मेरे इस विस्तृत परिचय के लिए। और इस मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, आप सच मानिए मेरी ऊर्जा का स्रोत आप ही है। आपको भी देख के हम सारे मीडिया टीचर्स जो हैं सोचते हैं कि भानुमति सर इतना काम करते हैं, हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत आभार सर आपका इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय कोठारी सर को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर आपको। प्रोफेसर होड़ा सर, डॉक्टर महादेव सर, प्रियंका जी, स्मृति जी और यहाँ जुड़े हुए सभी लोग, आप सबको सबसे पहले विश्व जनसंपर्क दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छा अवसर है आप सबसे मिलने का, और एक बहुत अच्छी वेबिनार। सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई है, मेरा करियर लगभग 25-26 वर्षों का है और मीडिया टुडे को निकलते हुए 28 वर्ष हो गए हैं। तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन से इसे देखता हुआ आ रहा हूँ, और आज इसके कार्यक्रम में भागीदार बना, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। साथ ही विवेकानंद विद्यापीठ जो है, ये भारतीय विद्यापीठ बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, उसके कोलैबोरेशन में कार्यक्रम हो रहा है, उसके साथ हम जुड़ पाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो हम सब आज इस आयोजन को मना रहे हैं। देखिए, पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स के लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है कि एक वैश्विक स्तर का, ग्लोबल स्तर का एक कोई ऐसा दिन हो जिसपे हम सब इकट्ठे हों। अभी तक हम लोग कुल मिलाकर 21 अप्रैल को राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस हर वर्ष हम लोग धूमधाम से इस देश में मनाते हैं, और ये एक दूसरा आयोजन हमें विश्व जनसंपर्क दिवस के रूप में एक पिछले 4 वर्ष पूर्व मिला। जैसा सर ने विस्तार से बताया कि आईवी ली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्ल्ड पीआर डे जो है पब्लिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने शुरू किया, और वहां से होते होते आज हमारे देश में पहुंच गया है। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण आयोजन हो गए हैं। अभी पिछले वर्ष एक तीसरा आयोजन और भी डिक्लेयर किया गया है, वो 6 अगस्त के दिन राष्ट्रीय मीडिया जनसंपर्क शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है, जो पब्लिक सोसाइटी ऑफ हैदराबाद है उनके प्रयासों से शुरू हुआ है। आप सब, हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी जी, जो पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में जिन्होंने बहुत काम किया है, उनके जन्मदिन के दिन उनके योगदान को देखते हुए एक जनसंपर्क शिक्षा दिवस बनाने की बात शुरू हुई थी, और 6 अगस्त को उनका जन्मदिन होता उस दिन ये शुरू हुआ है। तो इस तरीके से हम पीआर प्रोफेशनल्स के लिए 3 दिन हो गए हैं जिसपे हम सब मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मुझे तो चूंकि मीडिया एजुकेशन में एक 25 वर्ष का समय हो गया है, तो काफी आयोजनों में जाने का मौका मिलता है, बहुत सारी वेबिनार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पर पिछले आधे घंटे से मैं जिस वेबिनार को देख रहा हूँ, इसका इतना व्यवस्थित स्वरूप देख रहा हूँ, तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। और अभी प्रोफेसर हाड़ा ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी शायरियों के माध्यम से कही, तो मुझे भी इसको देखते हुए बड़ी अच्छी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए, उनकी गलियों से जब गुजरे अपना ही घर भूल गए। आपकी इतनी खूबसूरत वेबिनार को देख के जो है, पीछे जो बहुत सारी वेबिनार की चीजें, वो सब जो है यादें जो है वो मिट गई, और आपकी इस खूबसूरत आयोजन में मुझे शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। तो भानुमति सर से जब मेरी बात हुई, तो आपने कहा था कि पब्लिक रिलेशंस पर हम लोग कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जैसा अभी यहाँ पे तय हुआ कि पीआर के चेंजिंग ट्रेंड्स क्या हैं, उस पर हम लोग यहाँ पर कुछ बातचीत करें। तो इस विषय पे मेरा जो भी अनुभव है, जो कुछ भी मैंने सुना सीखा आप सब लोगों से, वो मैं आपके साथ यहाँ पर
शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशन जो है वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो एसोचैम की रिपोर्ट है वह बोलती है कि इसकी ग्रोथ भारत में आने वाले 5 वर्षों में लगभग 18% के आसपास रहने वाली है। 18% की दर से ये बढ़ेगा भारत में, और इसके पीछे कारण है कुल मिला के मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया एजुकेशन का जो विस्तार हो रहा है, उससे हमको पेशेवर पीआर प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं। हम लोग मीडिया एजुकेशन में हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में हम 2 प्रोग्राम पीआर के रन करते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग पीआर में है, बैचलर प्रोग्राम है, और अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं। जो हमारा मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें हमको 6 टाइम्स एप्लीकेशन ज्यादा मिली है हमारे इंटेक से। तो आप देखेंगे किस तरीके से युवा बच्चे जो है पीआर प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं और पीआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पीआर एजुकेशन को के आने से पीआर प्रोफेशन को एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और जब हम इस तरह के प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन करते हैं तो इस इंडस्ट्री का, इस प्रोफेशन का भी का विकास होता है और ये आगे बढ़ती है। तो एसोचैम की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 18% की दर से का विस्तार हो रहा है। और हम लोगों ने पिछले मतलब आजादी के बाद लगभग 75 वर्षों में पीआर को जिस तरीके से देश में बढ़ते हुए देखा है, आज जो पीआर है वो पूरे तरीके से बदल चुका है। जो पीआर का पहला फेज था वो प्योरली, जिसे हम ट्रेडिशनल पीआर कहते हैं, वो कुल मिला के इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पे बेस्ड था शुरुआती दौर में। आजादी के बाद 47 के बाद हमारे देश पे सरकारी स्तर पर जो कुछ भी पीआर शुरू हुआ, इवन उससे पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पे जो पीआर की शुरुआत इस देश में हुई है, उसका पर्पस कुल मिला के लोगों को सूचनाएं पहुंचाना था कि लोगों के पास सही जानकारियां पहुंचती रहें और मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो जो शुरुआती पीआर था वो कुल मिला के प्रेस से रिलेशन मेंटेन करने वाला, प्रेस रिलीजेस शेयर करने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला पीआर था, और कुल मिला के वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर बेस्ड था। जो सेकंड स्टेज पीआर की आई उसने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से डिफर, थोड़ा सा आगे बढ़कर, जिसे हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन, उस दिशा में काम करना शुरू किया। पीआर ने यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार किया और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन की दिशा में आगे बढ़ा। जिसे हम कहते हैं पीआर उस समय सूचित, शिक्षित और प्रेरित करने का काम पीआर ने करना शुरू किया। और इसके साथ ही थोड़ा सा उसके फंक्शंस पर भी विस्तार हुआ, तो डाइवर्सिटी आई, थोड़े से काम भी बढ़े। मतलब पब्लिक रिलेशंस ने सूचना को एक कार्य माना, उसने माना कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें लोगों को एजुकेट भी करना है, उन्हें मोटिवेट भी करना है। खासकर हमारा देश भी विकास की प्रक्रिया में था, तो बहुत सारे जो सोशल सर्विस कैंपेन थे, उन कैंपेन को लोगों को बताने को, उनको समझाने में, उनके मन में भावना विकसित करने में बहुत सारी चीजें हैं। डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन की बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार की बात है, बालिका को बढ़ाने और शिक्षा को बढ़ाने की बात है। ऐसे बहुत सारे मैसेज में हमने एजुकेट तो किया, साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी किया, उन्हें इन्फॉर्म भी किया। तो सेकंड स्टेज में वो आया और बहुत सारी चीजें पीआर के साथ में जुड़ी, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ इंटरनल कम्युनिकेशन पर फोकस बढ़ा, क्राइसिस कम्युनिकेशन पर फोकस बढ़ा, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस बढ़ा, थोड़े से प्रमोशनल कैंपेन की तरफ लोगों का ध्यान गया, और कुछ पीआर के टूल्स डेवलप हो गए। हाउस रूलर्स का प्रकाशन शुरू हो गया, न्यूज़लेटर्स का प्रकाशन शुरू हो गया, और पीआर कैंपेन की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। इस तरीके से पीआर ने काम करना शुरू कर दिया। जब लिबरेशन का दौर आया, 90 का दशक आया, उसके बाद से जो ट्रेडिशनल पीआर था, इससे कहीं पीआर आगे बढ़ा और पीआर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में तब्दील हुआ। पीआर ने अपना स्वरूप बदला और उससे हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहने लगे। मतलब इस देश की जो भी पीआर की संस्थान थे, पीआर के ऑर्गेनाइजेशंस थे, इवन पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उन सब ने अपने डिपार्टमेंट्स के नाम भी बदल लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सीसी, इस तरीके से उन्हें कहा जाने लगा। और कुल मिला के एक इंटीग्रेटेड पीआर कैंपेन अप्रोच की बात वहां पर आई कि पीआर पूरी समग्रता में किया जाए, सभी मीडिया का एक साथ यूज किया जाए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन पर जाकर फोकस किया जाए, स्मार्ट वर्किंग पीआर में की जाए, लो कॉस्ट वर्किंग पीआर के अंदर की जाए, कम खर्चे में पीआर किया जाए। मतलब मैक्सिमम लो एक्सपेंसेस के साथ साथ मैक्सिमम माइलेज लेने की बात जो थी वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के साथ में आई और पीआर उस दिशा में आगे बढ़ा। और अभी पिछले एक दशक तक 2020 तक हम लोग उसी एरा में जी रहे थे। परंतु कोविड के बाद पीआर एक बिल्कुल नए स्वरूप में सामने आया है, जिससे हम कह रहे हैं डिजिटल एज ऑफ पीआर। कि पीआर पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गया है। अब पीआर डिजिटल हो गया और उसकी पूरी सीमा खत्म हो गई है। मतलब आप देखिए कि डिजिटल पीआर आने के बाद जो पीआर की बेसिक डेफिनेशन थी, जिसपे हम कहते हैं कि पीआर की पब्लिक 2 तरह की होती है, इंटरनल पब्लिक, एक्सटर्नल पब्लिक, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक्सटर्नल पब्लिक तो आप समझ लीजिए कि आपकी बियॉन्ड स्काई इज द लिमिट, आपकी पूरी सीमा खत्म हो गई, पूरा ग्लोब आपके लिए खत्म हो गया। आज एनटीपीसी का जो हाउस जनरल है, उनकी जो वेबसाइट पे होता है, उसे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और वहां क्या गतिविधि हो रही है उनको मालूम हो जाता है।
तो इस तरीके से डिजिटल एज ने पीआर को पूरी तरीके से बदला और अब पीआर हमारे सामने बिल्कुल नए स्वरूप में है। टेक्नोलॉजी ने पीआर को पूरी तरीके से बदल दिया। तो टेक्नोलॉजी आने के बाद पीआर के काम करने की शैली, काम करने के तरीके भी बदल गए हैं और आने वाले समय में इसमें एक बड़ा परिवर्तन एआई लेके आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद पीआर और पूरी तरीके से बदलेगा। तो जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारे पीआर के अंदर इसके कंटेंट का इशू है, जो हमारे यहाँ हम कहते हैं कैंपेन प्लानिंग की चीजें हैं, इसमें भी एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्यूचर में प्ले करने वाला है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो पीआर को पूरी तरीके से बदलेगी। तो अब पीआर जो है, आने वाले पीआर में 3 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीआर होगा। दूसरी बात है कंटेंट इज द किंग। टेक्नोलॉजी के साथ आप कंटेंट क्या अवेलेबल करा रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टेक्नोलॉजी, कंटेंट और उसके साथ सोशल कमिटमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 3 चीजों को लेके पीआर फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। जो लोग इन 3 चीजों के साथ चलेंगे वो सक्सेसफुल पीआर पर्सन माने जाएंगे, सक्सेसफुल पीआर इंस्टीट्यूशंस माने जाएंगे, और जो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे वो आउटराइट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, कंटेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर में हो जाएगी। अब टेक्नोलॉजी क्या? टेक्नोलॉजी मींस टेक्नोलॉजी पीआर में हर दिन बदलेगी और जो पीआर प्रोफेशनल्स होंगे उनको टेक्नोलॉजी अपडेटेड होना होगा। और अब जो है ना, ये पीआर के पर्सन को मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी हो जाएगा। आप टेक्नोलॉजी को भी जाने, कंटेंट को भी जाने और उसके मैकेनिज्म, उसके डिलीवरी को भी समझें। जो लोग ये तीनों काम एक साथ करेंगे वो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल पीआर पर्सन कहलाएंगे। उसके बाद फिर आप किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सोशल मीडिया की एज में, टेक्नोलॉजी की एज में, जब समय बहुत तेजी से हमारे सामने होगा, हर चीज हमें पता होगी, तो कितनी क्रिएटिविटी से हम कंटेंट को परोस रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितनी क्रिएटिव कंटेंट हम अपने साइट्स पे अवेलेबल करा रहे हैं, कितना क्रिएटिव कंटेंट हम पीआर के लिए दे रहे हैं। जैसे इस समय एक नया कॉन्सेप्ट आया है पीआर एजेंसीज में, मल्टीपल प्रेस नोट्स। कंटेंट एक है, इवेंट एक है, परंतु हम कई तरह के प्रेस नोट बनाते हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हम हेडिंग चेंज कर देते हैं, इंट्रो बदल देते हैं, किसी एंगल को चेंज कर देते हैं और अलग अलग अखबार में अलग अलग तरीके से न्यूज पब्लिश करा लेते हैं, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरीके से न्यूज पब्लिश करा लेते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी ने हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करा दी है। तो कंटेंट इज द किंग। जितना बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, आज तो हमारे ऑडियंस को सब कुछ मालूम है, आप उन्हें किस नए तरीके से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसके साथ में सोशल कनेक्ट बहुत जरूरी है। यदि आप सोशल कनेक्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। आप देखिए कि आज बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में सोशल इश्यूज को शामिल कर रही हैं, सोशल इश्यूज को साथ में ले रही हैं। कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो कहते हैं ना, टी का ऐड है जिसमें डेमोक्रेसी की बात है, आज छुट्टी का दिन है, आप वोट देने नहीं गए, आप छुट्टी बना रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप वोट नहीं दे रहे तो आप जिंदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजों को जोड़कर जो है कैंपेन रन किए जा रहे हैं। तो सोशल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब इन 3 बातों के साथ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, एक है डिलीवरी और एक है ट्रस्ट। मतलब कुल 5 चीजें हमारे सामने आती हैं, टेक्नोलॉजी, कंटेंट, सोशल कमिटमेंट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है डिलीवरी मैकेनिज्म किस तरह का है आपका। पीआर में डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्विक रिस्पॉन्स करें, आपकी कम्युनिकेशन सर्विस बहुत फास्ट हो, कोई भी चीजें छुपाई ना जाएं, सब कुछ चीजें बताई जाएं। इन सारी बातों पर जो है, और आपका बड़ा फास्ट कम्युनिकेशन हो, इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, तो आपका डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो और आप ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन करें। ऐसा कम्युनिकेशन हो जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्रिएट करता हो, एक विश्वास लोगों के मन में पैदा करता हो। ये पीआर जो है वो कंप्लीटली एक सक्सेसफुल पीआर माना जाएगा। तो आज जो पीआर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तीनों और सभी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसी दिशा में पीआर पर काम कर रही हैं। अब देखिए कि जितनी भी अपडेटेड किताबें पब्लिक रिलेशंस पर आ रही हैं, जो बुक्स पब्लिक रिलेशंस पे आ रही हैं, वो सब भी इसी दिशा में पीआर के कंटेंट को तैयार कर रही हैं या पीआर के फंक्शनिंग में इन बातों को शामिल करने पर फोकस कर रही हैं। और अभी पिछले दिनों जो पीआर के 3-4 फोरम है, उन पर सब में जुड़ने का अवसर मुझे मिलता है। वहां पर भी चर्चा हो रही है, 1-2 फोरम में भाना में से खुद भी रहे हैं, वहां भी चर्चा हो रही है कि इन चीजों से यंग जनरेशन को तैयार किया जाए, उन्हें इसके बारे में ज्यादा बताया जाए। पब्लिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसकी जो एजुकेशन विंग है, वहां भी इन्हीं बातों पर ज्यादा फोकस हो रहा है। एक हमारी दूसरी संस्था है पब्लिकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, PRCI, वहां भी इन्हीं चीजों पर फोकस हो रहा है। और इवन पब्लिक, जो अभी एक पुरानी संस्था कुछ समय से डेड थी, जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर पब्लिक रिलेशंस फोरम,
जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके जो पीआर पर्सन से उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग से बना रखी है, उन्होंने फिर से कुछ एक्टिवली काम करना शुरू किया है ऑनलाइन, तो वहां पर भी बातों पर चर्चा हो रही है। तो PRSI, PRCI, पब्लिक सेक्टर पब्लिक रिलेशंस जो फोरम है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, वहां भी इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है। तो ये एक नया परिवर्तन हमको पीआर के सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है कि अब टेक्नोलॉजी, कंटेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवरी, ट्रस्ट, इन बातों पर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ गया है। एक और चीज पीआर सेक्टर में देखने के लिए मिली, देखिए अभी जो पब्लिक रिलेशंस का काम प्रोफेशनली हो रहा था उसमें बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने अपनी अलग से एक यूनिट पीआर के काम के लिए बना ली थी, परंतु लगभग सभी आज बड़ी एड एजेंसीज ने, सभी पीआर एड कंपनीज ने अपनी सेपरेट पीआर की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली है, अपनी कंसल्टेंसीज बना ली है। ओगिलवी की अलग, ओगिलवी पीआर नाम की अलग फर्म शुरू हो गई है, लेटास पीआर अलग शुरू हो गया है, और इसके अलावा दुनिया की जितनी बड़ी पीआर कंसल्टेंसीज हैं उन सब ने इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि भारत में पब्लिक रिलेशंस की संभावनाएं बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। आज छोटे छोटे स्तर पर छोटे छोटे कामों में पीआर प्रोफेशनल्स की हेल्प लेने लगी है। आप देखिए, आप कोई वेब सीरीज देखते हैं, जब वेब सीरीज खत्म होती है तो लास्ट में उसकी पूरी कास्टिंग आती है, उसकी क्रू के मेंबर्स के नाम आते हैं, उसमें बकायदा पीआर टीम को स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है। मतलब 4 और 8 एपिसोड की जो वेब सीरीज बन रही है वहां भी पीआर का इंपॉर्टेंस जैसे काम का इंपॉर्टेंस हो गया है। आज सिनेमा जगत में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, हर जगह पीआर, जहां पीआर नहीं था वहां पर पीआर का रोल शुरू हो गया है। तो एक बढ़ता हुआ प्रोफेशन है और बहुत ज्यादा स्कोप इसके अंदर देखा जा रहा है, परंतु जबरदस्त चैलेंजिंग है। आपको यदि इसकी स्किल नहीं पता है, आपको इसका क्राफ्ट नहीं पता है, तो आप पीआर का काम नहीं कर सकते हैं। पहले तो जो ट्रेडिशनल पीआर था उसमें कुल मिला के थोड़ी बहुत लाइजनिंग आप जानते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, आपका नेटवर्किंग ठीक हो, तो आप पीआर कर सकते हैं। परंतु आज पीआर वैसा नहीं है। नेटवर्किंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लाइजनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, परंतु आपको पीआर की स्किल, उसका क्राफ्ट आना बहुत जरूरी है, तो आप बेहतर पीआर कर सकते हैं। तो पब्लिक रिलेशंस इस तरीके से भारत में चेंज हो रहा है। और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो पीआर के सेक्टर में निकल कर आ रही हैं, उसमें सरकार ने भी अब अपनी पीआर, मतलब जो पहले गवर्नमेंट लेवल पर पीआर होता था वो बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का होता था, अभी पिछले 10 वर्षों में गवर्नमेंट सेक्टर में भी पीआर पूरी तरीके से बदल गया है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक पीआर वहां पर भी शुरू हो गया है। सरकार भी अपनी छवि को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और उनको लगता है कि हमें अच्छे पीआर प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आज सारे देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो पीआर डिपार्टमेंट हैं उन सबके पास भी अच्छे पीआर एडवाइजर्स हैं, प्राइवेट पीआर कंसल्टेंसीज हैं जो उनके कामकाज का मेजरमेंट करती है, उन्हें बताती है कि पब्लिक में कहां पर किस तरीके से आपको अपनी इमेज ठीक करनी है। तो पीआर पूरी तरीके से बदल गया है। अब देखिए, हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। अभी तक क्या था, हम लोग थोड़ा इंस्टीट्यूशनल पीआर पर ज्यादा फोकस करते थे, ग्रुप पीआर पर फोकस करते थे, पर अभी क्या हो रहा है, सेक्टर वाइज पीआर शुरू हो गया। पॉलिटिकल पीआर एक बहुत बड़ी विंग बन गई है, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को पीआर कंसल्टेंट की जरूरत पड़ने लगी है। इसके अलावा सेलिब्रिटी पीआर, मतलब जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी है, वो सब भी अपने सेपरेट पीआर कंसल्टेंट रख रहे हैं और अपनी इमेज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी बड़ी बड़ी पीआर फर्म को उन्होंने हायर किया है जो उनकी ब्रांडिंग को, उनकी इमेज को देखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो ये इंडिविजुअल पीआर का भी बहुत बड़ा स्कोप जो है वो अब निकल कर आ रहा है। एनजीओज ने पीआर की हेल्प लेना बहुत शुरू कर दिया है, क्योंकि एनजीओज को जो कोई भी ग्रांट मिलती है, जो फंड मिलती है, वो उनकी अच्छी रेपुटेशन, अच्छी इमेज के बेसिस पर मिलती है। तो वो भी एक नई चीज निकल कर आई है। दूसरा कि हम पिछले पीआर की फंक्शनिंग में हम लोग ज्यादातर हमारा फोकस इमेज बिल्डिंग पर होता था। अब इमेज बिल्डिंग तो है ही, इसके अलावा रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन है, इसकी दिशा में भी पीआर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और जरूरी हो गया है कि अगर हम पीआर नहीं लेंगे तो हमारे इन सब सेक्टर्स में जो है वो हमारा पीआर नहीं हो पाएगा। और अभी भारतीय पीआर जो है वो ग्लोबली पहचाने जाने लगा है। मतलब हमारे देश के जो कुछ अच्छे कैंपेन है, जो हमारे देश के कुछ अच्छे पीआर काम हुआ है, उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिली है। मैं कुछ चूंकि मुझे इस प्रोग्राम में आना था तो मैंने थोड़ी सी कुछ होमवर्क किया इसको लेके, और मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। अभी इंडिया के कुछ 4-5 अच्छे पीआर कैंपेन रहे हैं जिनको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिली है। उसमें हमारे देश को जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोसेस को खत्म करने के लिए जो कैंपेन चला है, उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वो भारत में टीबी को खत्म करने के लिए बड़ा डोनेशन उनकी तरफ दिया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत की जो योजना है, ये दोनों एक साथ मिलकर चली
और इस काम के लिए एक बड़ी पीआर की फर्म हायर की गई और उस पीआर फर्म ने जो है ऑर्गेनिक पीआर जो है ऑर्गेनिक बाय SLM नाम की जो कंपनी है उसने इस पीआर कैंपेन को चलाया और बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज छोटी बनाई कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसने समाज के अंदर टीबी की जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक कैंपेन भारत में चलाया और पिछले 5-6 वर्षों के अंदर बहुत तेजी से भारत में जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी संख्या में जो है गिरावट आई और पूरे दुनिया में भारत को पहचान मिली और इंटरनेशनल लेवल पर इसे गोल्ड कैंपेन के रूप में जाना जाता है। तो ये एक बड़ा कैंपेन जो हमारे यहाँ हुआ है। दूसरा एक कैंपेन है जिसे हम कहते हैं कैंपेन ऑन एनवायरमेंटल अवेकनिंग को लेकर है। ये कैंपेन जो है ITC जो कंपनी है उसकी तरफ से चलाया गया और ITC ने कहा कि हम कुछ स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे भारत में जो पूरी तरीके से जो है क्लाइमेट फ्रेंडली विलेजेस होंगे। और उन्होंने वहां के फार्मर्स से बातचीत करी और वो बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स जो है अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उन्हें तैयार किया, उन्हें अवेकनिंग उनके अंदर पैदा करी कि आप आज तो मुनाफा अपनी फसलों में ले लेंगे, लॉन्ग टर्म में जाके सोसाइटी को और आपको शहर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और उसका बड़ा फायदा जो हुआ तो वहां पर जो पीआर है उसने गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक ब्रिज का काम किया और ये कैंपेन भी जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कैंपेन है। इसके अलावा एक सैमसन इंडिया कैंपेन है जिसे हम कहते हैं कैंपेन फॉर टेक फॉर गुड। टेक्नोलॉजी किस तरीके से वेलविशिंग पे हेल्प करती है इसको लेके कैंपेन जो है सैमसन इंडिया की तरफ से चलाया गया। टुगेदर फॉर टुमारो नाम से एक कैंपेन था और सैमसन इंडिया ने एक VPR कंपनी के साथ टाई अप किया और उन्होंने अपने जो उनका ग्लोबल CSR फंड है उसमें से कुछ पैसा भारत के लिए निकाला और भारत के रिमोट प्लेसेस के 3000 बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें ट्रेनिंग किस बात की थी। इनमें क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है टेक्नोलॉजी बड़ी टफ होती है और हम उसके साथ में तालमेल नहीं बिठा सकते। उन्होंने रिमोट प्लेसेस के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि टेक्नोलॉजी बेसिकली वो सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी थी, उनको AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में, वो इंटरनेट फॉर थिंग्स के बारे में, उनके बिग डेटा के बारे में, उनके बारे में उनको तैयार किया, छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कराए और उनका अच्छी जगह प्लेसमेंट कराया और उसकी सक्सेसफुल स्टोरीज जो है वो अलग अलग प्लेसेस पर चलाई। उससे लेकर जो रिमोट प्लेसेस के बच्चे थे वो टेक्नोलॉजी को लेकर आकर्षित हुए और वहां आसपास काफी मात्रा में उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। ये भी एक बड़ा अवार्ड विनिंग कैंपेन जो है वो सैमसन इंडिया का माना जाता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो जेनेसिस PRA कंपनी है उसने मणिपाल हॉस्पिटल के साथ में मिलकर ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक कैंपेन रन किया। ये बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन है और उन्होंने कहा कुछ अच्छी स्टोरीज बनाई, बहुत अच्छे वीडियोस बनाए और उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोग भारत में जो है जो ट्रांसप्लांट का रास्ता देख रहे हैं और उनके पास में ऑर्गन नहीं है। अगर ऑर्गन डोनेशन को हम बढ़ाते हैं तो जो है हमें फायदा मिलेगा। तो जेनेसिस का ये जो कैंपेन है ये पूरे इंटरनेशनली इसको रिकॉग्निशन मिली और ये कुल मिला के इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृति के लोगों को जोड़कर एक कैंपेन बनाया गया और दुनिया की हर कम्युनिटी, मतलब भारत की हर कम्युनिटी के लिए ऑर्गन डोनेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है उसको लेके कैंपेन रन किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है मणिपुरम गोल्ड लोन की। हम जानते हैं मणिपुरम जो है वो सदर्न पार्ट का हमारा एक प्लेस है जहां पर ये गोल्ड के बदले मतलब वो लोन अवेलेबल कराते हैं और इसको लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस जो है उनके सोसाइटी के अंदर आ गया था। मणिपुरम को एक फ्रॉड कंपनी माना जाने लगा था। उन्होंने भी 2-3 बड़ी PR कंपनीज की हेल्प ली और वापस अपनी इमेज बिल्डिंग करी और आज मणिपुरम जो है वो एक सक्सेसफुल गोल्ड लोन कंपनी के रूप में पहचानी जाती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंसर्न के रूप में पहचानी जाती है। तो इस तरीके से अच्छी PR प्रैक्टिस ने सोसाइटी को भी मदद करी है, कंपनीज को भी आगे बढ़ने में मदद करी है, उनके सक्सेस में रोल प्ले किया है। तो PR का रोल धीरे धीरे दिनों दिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में PR एक बहुत अच्छा जो है वो प्रोफेशन के रूप में स्थापित होगा और हम तो देख रहे हैं यंग जनरेशन के बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में PR में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो हमारे देश में इस तरह की प्रैक्टिस ऐसे आयोजन होंगे, अच्छी बुक्स आएंगी, अच्छे प्रोग्राम्स होंगे तो मुझे लगता है कि और तेजी से हम ये प्रोफेशन डेवलप होगा। तो मैं चेंजिंग ट्रेंड्स के संबंध में इतना कुछ आपसे शेयर करना चाहता था। अगर कुछ आपके प्रश्न होंगे तो जरूर मैं उस बारे में बातचीत करूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को बता दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव। आपने जनसंपर्क के उन बहुत सारे पहलुओं को बहुत ही स्पष्टता के साथ और प्रभावी ढंग से
हमारे सामने प्रस्तुत किया, और विशेषकर जो आपने कुछ सूत्र दिए, टेक्नोलॉजी, कंटेंट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवरी और ट्रस्ट, किसी भी एक सफल जनसंपर्क अभियान के ये मूल आधार हो सकते हैं। और उसके पहले जो आपने बताया, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड मोटिवेशन, ये पत्र किसी भी जनसंपर्क कर्मी की मूल आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे सामाजिक अभियान, जिसके बहुत सारे उदाहरण आपने दिए अलग अलग कंपनियों के, किस तरह से हमारे पूरे उस परिवेश को बदला और कैसे उन परंपरागत माध्यमों से होते हुए हम इस डिजिटल दौर में जनसंपर्क की नई चुनौतियों को समझने का प्रयास करें, उनकी क्रियान्विति करें, तभी एक सफल जनसंपर्क कर्मी हो पाएंगे। निश्चय ही जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें युवाओं की दिलचस्पी बहुत है, और जिन संस्थाओं के आपने नाम लिए, PRSI और PRCI, यहाँ भी कॉरपोरेट एरिया के बहुत सारे जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि संयोग से दोनों ही संस्थाओं के साथ हमारा जुड़ाव रहा है। और जयपुर में तो मैंने PRCI की भी नेशनल कन्वेंशन की है, और PRSI के साथ तो खैर पिछले में तो कितने, शायद 30-35 साल हो गए जुड़े हुए। तो निश्चित रूप से ये जो आपने उदाहरण दिए, ये संस्थाएं भी अपना काम कर रही हैं। इन्होंने PR को लोकप्रिय बनाया है, चाहे वो PR डे के माध्यम से हो। नरसिम्हा रेड्डी जी जो हमारे बहुत ही एक आत्मीय मित्र रहे, और मुझे तो उनका बहुत ही सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहा। वे स्वयं PR वॉइस का प्रकाशन करते थे, अब अभी भी जारी है, वो PR वॉइस निकाल रही हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से नियमित रूप से PR वॉइस का प्रकाशन किया, और वो पूरा जो एक PR की डायरेक्टरी निकाली उन्होंने, तो बहुत बड़ा योगदान। और जैसी मुझे जानकारी है, हैदराबाद में जो उनका निवास है उसका नाम ही PR हाउस है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज आपने उनकी याद दिलाई। अभी कुछ समय पूर्व में उनका निधन हुआ है, और उनकी स्मृति में 6 अगस्त को जो जनसंपर्क एजुकेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एक तरह से ट्रिब्यूट है उनके उस योगदान को लेके। वो आंध्रा के PR सरकार के डायरेक्टर रह चुके थे, जो वहाँ का DPR है उसके, और बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, और अंतिम समय तक वो काम करते रहे। तो आपने अपने इस वक्तव्य में PR के उन मूल सूत्रों के साथ साथ PR के क्षेत्र के इस भारतीय प्रतिभा को जिस तरह से आपने याद किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं कि आपके इस उद्बोधन से हमारे जो युवा साथी हैं, विशेषकर यहाँ जो विद्यार्थी हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, और वो अपने सोशल कमिटमेंट को निभाने के लिए आगे आएंगे। और अब हमारे साथ डॉक्टर स्मृति पाढ़ी मुझे लगता है जुड़ी हुई है, तकनीकी समस्या के कारण पहले नहीं जुड़ सकी थी। यदि डॉक्टर स्मृति मुझे सुन रही हैं तो मैं परिचय आपका दे चुका हूं, बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर उड़ीसा में जर्नलिज्म के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आपको अपनी बात कहने के लिए, डॉक्टर स्मृति। Thank you so much, sir, for this wonderful opportunity. At the outset, I would like to wish everyone a World Public Relation Day. And yes, this is, I think a lot has been spoken about on this topic. Pavitra Srivastav sir ने इतनी अच्छी बातें कही, इतने अच्छे उदाहरण दिए, examples दिए. So I would like to talk about how AI has made an influence in this entire PR scenario. So the artificial intelligence पहले की बात करें तो it has of course it plays a great role to upgrade the image of a company or brand. Using AI, a PR professional can not only analyze huge volumes of social media posts, news articles, other digital content, which will in turn help in in gauging the public sentiment about a certain brand or an issue or a happening that's or something that's going around. So I think लग रहा है फिर कुछ तकनीकी समस्या हो गई है शायद। ये म्यूट हो गई है। हाँ, स्मृति तुम म्यूट हो गए हो। चलिए, इस बीच में यदि किसी के कोई सवाल हो, पवित्र जी और कोठारी जी हमारे बीच में है, पार्टिसिपेंट्स में से कोई सवाल किसी के मन में हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ इस समय am I audible? हाँ जी, अच्छा, हाँ ऑडिबल हो। Yeah.
I'm really sorry sir, technically कुछ उसमें problem आ गया था network का. So we have all heard about how the entire scenario for public relation officers and people who are working in this particular sector for students is going to change because of the technology, because of digitization, because of the artificial intelligence. So I will not repeat what has been already talked about. So I feel that the AI powered tools can be a huge help as far as generating, say, press releases or blog posts or other content. That is not only time saving, but it will also help in staying a certain, in bringing about sort of consistency to the efforts that PR professionals are going to put. Tailor making content भी बहुत आसान हो जाएगा. That is going to be much easier, and because we all know that the range of audiences with which PR professionals have to engage, so tailor making content for different purposes, for different audiences, that is going to be handy as far as artificial intelligence, the help that artificial intelligence is going to lend. Real time monitoring भी हो सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है. जो कई सारे चैनल्स हैं, जब क्राइसिस का एक सिचुएशन आने वाला हो, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो using AI, one can be very mindful about a certain crisis that is knocking at the door, and इसी तरीके से बहुत एक proactively action लिया जा सकता है. I also feel that the influencers, and specifically the AI influencers, we are living in a time when we have seen this trend of artificial intelligence turning into influencer, जो कि most likely impact करेंगे public perception को. तो वो identify होके कि who are the influencers who who are going to bring about real changes as far as a certain objective is concerned. So those influencers can be taken into account. They can be brought on board, and the public relation officials can definitely use them, to further their brand, to further their motive. Audience engagement भी अगर हम बात करें by using artificial intelligence, so chatbots we all know, and they can handle the routine inquiries and giving information, engaging with different kind of audiences over different social media platforms and forums. It is going to get easier by using artificial intelligence. Also, I think performance analytics की जब हम बात करेंगे, that also the artificial intelligence is going to be a big help. I think these are the points that I wanted to put before all of you, and with these words, I would like to rest my talk here. Thank you, sir, for the opportunity. Thank you, Pavitra sir, for such a wonderful lecture. Thank you, मानव. आपके ये जो कंटिन्यूअस जो वेबिनार्स हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अगर लाइव ज्वाइन नहीं भी हो पाए, तो बाद में जो आप YouTube चैनल में डालते हैं वो वीडियोस, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्पफुल हो जाता है, और हम भी उसको सुन करके ही बहुत सारे लेक्चर्स भी तैयार करते हैं. आप इसी तरीके से बहुत सारा कंटेंट प्लीज और डालते रहिए. मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना कंटेंट आप लेके आ रहे हैं, जितना वैरायटी आप लेके आ रहे हैं, इतने आइडियाज के साथ, and talking about different days and different important dates, so please keep doing that. Thank you, sir. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. इस डिजिटल दौर में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पीआर के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग कर सकती हैं, कुछ चमत्कार कर सकते हैं, आपने उसकी ओर ध्यान दिलाया, और किस तरह से हम अपने काम को सरल सहज बना सकते हैं. बहुत बहुत आभार. इसके पूर्व के सत्र को प्रश्नोत्तर के लिए अपन रखे. मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से एक बार फिर कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आज के इस समारोह की यादगार के लिए, इस विचार विमर्श की यादगार के लिए, वही ऑनलाइन रूप में ही ई बुके और ई सर्टिफिकेट, ये हमारे सभी एक्सपर्ट्स के लिए. जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं हमारे स्पीकर्स को ये ग्रेटिट्यूड रिस्पेक्ट शेयर कर पाऊँ.
Sir, this is memento for Shri Kalyan ji, sir. Thank you. So most welcome. Thank you so much. This is for Smriti ma'am, e-certificate. And this is for Kalyan Singh, sir. सर ये सर्टिफिकेट आपके जो आपने हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया उस चीज के लिए है। थैंक यू सो मच स्मृति मैम। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पवित्र सर। सर एंड वी आर होपिंग कि हम इसी तरीके से आगे भी एक साथ मिलकर ये वेबिनार करेंगे, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बनाव सर जी सर जी हाँ महादेव जी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय श्रीवास्तव सर से कुछ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर सर जी आपका वक्तव्य बहुत ही सुंदर रहा सर, थैंक यू इससे सर। हम बहुत प्रभावित हो गए सर। सर आगे भविष्य में जैसे वो मैडम भी कह रहे थे कि स्मृति मैडम तो कृत्रिम बुद्धि से अभी एक वो शब्द डाले ना आप प्यारों में, ट्रस्टवर्दी जी यानी कि विश्वास। जी। तो आगामी जो कृत्रिम बुद्धि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका कैसा भूमिका रहेगी सर? देखिए सर, ट्रस्टवर्दी यानी कि हाँ लोगों में कैसा विश्वास होगा प्यारों तो देखिए एआई की क्या आगमन हुआ है हमारे देश में, हमारे सोसाइटी के बीच में, और जी। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे लोग उसको यूज करेंगे, बहुत सारे समय के साथ साथ बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि जो व्यक्तिगत मेधा और जो व्यक्तिगत क्रिएटिविटी है उसका कोई जवाब नहीं है। आप जो कुछ भी करें, अगर आपकी जो रचनात्मकता है उसका कोई जवाब, दूसरा कोई जवाब नहीं है, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो 100% हमारे लिए हेल्पफुल होगी और हम अपनी क्रिएटिविटी से अपना काम और बेहतर कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आज से 4 दशक पहले जब कंप्यूटर हमारे सोसाइटी के अंदर आया तब ये बहुत हल्ला था कि सारे जॉब्स चले जाएंगे, लोगों के पास पे कुछ भी काम नहीं होगा, और बड़ा विरोध कंप्यूटर का हुआ था। और देखिए उसने कितने सारे नए रोजगार के अवसर दिए, हमारे काम को इतना आसान कर दिया। तो मुझे लगता है कि एआई भी फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमारे काम को आसान करेगा, और हमारी क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी जब मिलेगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो और भी बेहतर होगा, और पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेशन को उसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए पीआर तो पूरी से स्किल और क्रिएटिविटी बेस्ड प्रोफेशन है, तो उसमें बहुत हेल्प एआई करेगा। हाँ, अब हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जो हमारे पीआर प्रोफेशनल, पुराने पीआर प्रोफेशनल थे वो तो टेक्नोलॉजी से भागते थे, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत हुआ करती थी। नए प्रोफेशनल्स को टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा और अपने अंदर क्रिएटिव स्किल्स भी पैदा करनी पड़ेगी। तो इन कॉम्बिनेशन से पीआर और बेहतर होगा और एक्सेलेंट होगा और एक्सेल करेगा, मुझे ऐसा लगता है अभी। जी धन्यवाद सर। पवित्र जी मेरे ख्याल ये तो हमेशा की चुनौतियां रही है कि जब नई तकनीक आई है तो उसका विरोध हमेशा ही हुआ है। हमने अक्सर हमारी पुराने जो वेबिनार्स में उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर की बात की, अब तो ये हो गया कि जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है वो नौकरी लाया कि नहीं है। जी। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां आपके जो टाइपिस्ट वगैरह हैं उनके पद खत्म हो गए, और वो जो ऑफिसर है उसको खुद को ही सारे काम अपने लैपटॉप उनको दे दिया जाता है, खुद ही काम कर रहे हैं सारा। जब टीवी आया था तब हम लोग पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, मुझे ध्यान है जयपुर में शायद 76 में टीवी आया था, तब हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। तब डिबेट होती थी कि टेलीविजन किस तरह से युवाओं की जो सांस्कृतिक अभिरुचियां उनको खत्म कर देगा, और किसी जमाने में जब स्कूल में थे तब विज्ञान वरदान है या अभिशाप प्रतियोगिताएं। अब कोई बात नहीं करता है। आप टीवी को इडियट बॉक्स बोलते थे उस समय, अब तो कोई नहीं बोलता इडियट बॉक्स, है ना। जब फिल्में आई थी तब स्त्री पात्र भी पुरुष करते थे, स्त्रियों को तो मानते नहीं थे कि कोई अच्छी चीज है फिल्मों में काम करेंगी। रेडियो जब आया था, आकाशवाणी, जो मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे ऐसा ध्यान है कि उस समय आकाशवाणी पे महिलाओं का जाना भी अच्छा नहीं मानते थे, और हम तो बड़े गर्व से लिखते हैं कि रेगुलर ब्रॉडकास्टर फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो ये मुझे लगता है कि परिवर्तन हर जगह कहीं विरोध होता रहा है। जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ तब भी विरोध हो गया था कि कैसे इन धर्म ग्रंथों को एक वर्ग विशेष के बाहर कोई पढ़ेगा। तो ये तो एक परंपरा है। तो एआई के साथ भी अभी यही हो रहा है। हमें लग रहा है जैसे दुनिया खतरे में है, नए जॉब्स आएंगे, और चूंकि व्यक्ति की जो रचनात्मकता है, रचना धर्मिता है, उसे क्योंकि ये बनाने वाला भी तो इंसान ही है। आज एआई से आप फेक न्यूज डिटेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कल ऐसे एआई आएंगे
जो उस ट्रस्टवर्दीनेस को भी शायद डिटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सर। हालांकि हुडा जी विस्तार से बात करेंगे, वो तो तकनीक के ही एक तरह से एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, तो वो अपनी बात को अपने ढंग से रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एआई भी, क्योंकि उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली, मतलब वो भी अवसाद में आ रहा है। जब आपने इन रोबोट्स में इस एआई में भी कहीं सेंसिटिविटी डाल दी है, तो वो भी शायद इंसानी की तरह से बिहेवियर करने लगेगा। तो वो इंसान का दोस्त बने, उसका दुश्मन नहीं। खतरे निश्चित रूप से होंगे, लेकिन इंसान की तो फितरत ही यही है कि उन खतरों से जूझेगा और अपने लिए एक नए संसार की रचना करेगा, है ना, इन सब खतरों के बावजूद। जी सर, हुडा साहब, आप कुछ कहना चाहें भाई महादेव जी की बात? आपने काफी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, और मैं हमेशा एज कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी होने की हैसियत से ये कहता हूँ कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको यूं डिफाइन किया जाता है, जो वर्ल्ड ओवर सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, वो ये है कि हाउ टू मेक कंप्यूटर्स टू डू थिंग्स बेटर व्हिच एट द मोमेंट ह्यूमन बीइंग आर डूइंग। सो इनफैक्ट जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, इसको मॉडल करके हम मशीन के हेल्प से उस इंटेलिजेंस को एग्जिबिट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मॉडलिंग का स्तर क्या है, मॉडलिंग का लेवल क्या है। और मैं हमेशा एक एग्जांपल, मैंने 15 साल ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, जब लोग पूछा करते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई रियलिटी ऑफ द डे होगी, जब लोग पूछा करते थे, जब पढ़ाया है। और मैं हमेशा एक एग्जांपल साइट करता हूँ कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो मशीन एग्जिबिट करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो डोमेन एक्सपर्ट जिससे ये इंटेलिजेंस बोरो किया है, या जिसके इंटेलिजेंस को मॉडल करने की कोशिश की जा रही है, जो नेचुरल इंटेलिजेंस प्रोसेस करते हैं, उनका लेवल क्या है, उनके इंटेलिजेंस का स्तर क्या है। और इसी वजह से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप 50 साल पीछे जाएं, तो किसी किसी विलेज से एक आदमी, दो आदमी ऐसे कोई दुबई चले जाया करते थे। और जब वो दुबई से आते थे तो अलग अलग तरह के यंत्र लाते थे, जो उस विलेज में शायद पहले कभी किसी ने देखा हो। तो एक साहब दुबई से आए एक बार, और एक नाइफ लेकर आए, तो पूरा विलेज जमा हो गया, और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र है, और वो नाइफ को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो सबने मिलके ये सोचा कि वो वाइज लेडी हैं, उनको सब गांव के लोग बड़ी अम्मा कहा करते थे, वो वाइज लेडी को बताओ, उन्होंने काफी दुनिया देखी है और वो बता देंगे अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि ये क्या चीज है। नाउ मॉडलिंग ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस देखें आप। तो बड़ी अम्मा को बुलाया गया, बड़ी अम्मा आई, उन्होंने नाइफ को यूं देखा और कहा, बुद्धू लोग, तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्या है? आरी देखी है ना हमने, आरी ब्लेड, उसका बच्चा है, अभी इसके दांत नहीं आए हैं। और सब लोग एक्सेप्ट कर लिया। वाह, बड़ी अम्मा ने कितनी आसानी से इतनी मुश्किल गुत्थी को सुलझा दिया भाई, कि ये नाइफ जो है, ये आरी का बच्चा है और इसके दांत नहीं आए हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे, जब हम नेचुरल इंटेलिजेंस की मॉडलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेकर आएंगे, तो आप ये जरूर देखेंगे कि कुछ यंत्र, कुछ डिवाइसेस बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिबिट कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस जो हैं, जो डोमेन एक्सपर्टीज की नॉलेज से लिमिटेड है, इंटेलिजेंस नहीं एग्जिबिट करेंगे। बट यस एंड नॉनदलेस नेचुरल इंटेलिजेंस को बीट नहीं करेंगे। मैं इस बात को डिस्पाइट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बीट द नेचुरल इंटेलिजेंस। दैट्स नॉट पॉसिबल। of artificial intelligence is to model the natural intelligence in the machine। तो ये जो परेशानियां दिख रही हैं, इमोशंस लाने की कोशिश की जा रही है, मशीन को लर्न कराया जा रहा है विद द इकोसिस्टम एंड द ट्रेनिंग डेटाबेसेस, कि मशीन उसी तरीके से डिसीजन ले और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे काम करें जैसे हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, उससे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बढ़ता जा रहा है। और हम इसको बहुत बार ये समझते हैं कि आज छोटे बच्चों के पास एक्सपोजर की वजह से जो डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस होती है, जो डिग्री ऑफ अवेयरनेस है, वो आज के 100 साल 200 साल पहले के ऑर्डिनरी बच्चों से ज्यादा है। तो ये रेस हमेशा चलती रहेगी कि किस लेवल का नेचुरल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्बेड किया जाए। बट नॉनदलेस लास्ट बॉटम लाइन यही है कि हम जो भी डिवाइस बनाएं उसे हम कंट्रोल करें, डिवाइस हमें कंट्रोल ना करे। इतना एडिक्शन या इस तरीके का इकोसिस्टम ना डेवलप करें। यही ह्यूमन बीइंग के लिए हमेशा एक सेफ एनवायरनमेंट है और सेफ इकोसिस्टम होगा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम तकनीक के गुलाम नहीं बने, तकनीक हमारी गुलाम बने, तभी शायद आगे जो दुनिया है, वो जिस सोशल कमिटमेंट की बात भाई पवित्र जी कर रहे थे, वो शायद साकार हो पाएगी। चलिए, और कोई सवाल की नहीं का हो, नहीं तो सर मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे कि सर हमारी पीआर एज अ पीआर प्रोफेशनल
हम किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट और रेपुटेशन बिल्डिंग को साथ में लेकर चल सकते हैं? प्रियंका जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा आप जी। आप ही बताइए पवित्र जी। हाँ, क्राइसिस मैनेजमेंट और रेपुटेशन मैनेजमेंट को देखिए प्रियंका जी, ये ना पीआर की जो थ्योरेटिकल मतलब फ्रेमवर्क एक तरीके से हम कह लें, उसमें दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ये पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हम अलग तरह के टूल्स, अलग तरह की प्रैक्टिस यूज करते हैं, और इमेज बिल्डिंग के लिए या रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए अलग तरह के टूल्स टेक्निक्स हम यूज करते हैं। तो उसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं भारत में, और बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं जिसमें क्राइसिस को बहुत प्रॉपरली हैंडल किया गया, मैनेज किया गया। मैं आपको एक इसका छोटा सा उदाहरण याद करके बताता हूँ। आपको याद होगा लगभग आज से जब ये हमारे मोबाइल फोन स्टार्ट हुए हैं, उस समय एक खबर आई। उस समय नोकिया मार्केट का लीडर था, नोकिया का फोन जो था मार्केट का लीडर था, और एक खबर आई कि नोकिया की जो बैटरी है वो फट रही है जी, राइट। और फट रही है नोकिया की बैटरी। और नोकिया भारत का सबसे बड़ा, मतलब उस समय 10 में से 6 फोन नोकिया के बिकते थे और 2 फोन किसी और कंपनी के बिकते थे। तो नोकिया के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर थी। उन्होंने तुरंत इसके बारे में मालूम किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको मालूम चला कि उस समय कंपटीशन बहुत ज्यादा था, अलग अलग कंपनीज, जब ऐसे दूसरी कंपनीज को ऐसे नेगेटिव मौके मिलते हैं तो वो उसको जरूर कैश करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसी कुल 6-7 कंप्लेन उनके पास में पूरे देश से पहुंची हैं, और उन्होंने सिर्फ 6-7 कंप्लेन के सबसे कहते हैं ना कि हम कि क्राइसिस में सबसे पहले आप सच कहिए। जो सर ने अभी बताया कि आईवी रीड ने रॉकफेलर से कहा कि आज जो बात है वो सामने लेके आइए, छुपाइए कुछ मत। सेम चीज उस समय नोकिया ने करी। अगले दिन उन्होंने पेपर में एक अपील जारी करी कि हमें कुछ शिकायतें, देश के सभी लीडिंग न्यूज पेपर से फ्रंट पेज पर अपील आई कॉर्नर में कि हमें कुछ शिकायतें मिली है कि हमारे फोन की बैटरी जो है वो फट रही है। और उन्होंने साफ साफ ये बताया कि हमें 6 शिकायतें जो मिली हैं, वो 6 शिकायतें एक पर्टिकुलर सीरीज की बैटरी से आई है। और ये सीरीज की जो बैटरी है, ये हम दुनिया की सबसे बड़ी जो जापान में बैटरी बनाने वाली कंपनी, उससे बैटरी बनवाते हैं। और उससे हम अकेले बैटरी नहीं बनाते हैं, मोटोरोला भी उससे बनाता है, पैनासोनिक भी उससे बनाता है, सिमंस भी उससे बनाता है। सभी बड़ी कंपनी उससे ही बैटरी लेती है, हम भी उससे लेते हैं। किसी एक सीरीज में फॉल्ट आई है, ये सीरीज है। आप अपने फोन का पीछे फोन खोल के देखिए, अगर उस फोन में कहीं कोई ये सीरीज का नंबर है, आप हमारे सर्विस स्टेशन में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नई बैटरी मिल जाएगी। और उन्होंने सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर एक विज्ञापन करके, एक अपील करके, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर इतना बड़ा हैंडल संभाल लिया, जो नोकिया की पूरी उस समय तो भारत में मोबाइल बिजनेस एक इमर्जिंग स्टेज पे था, वो पूरा क्राइसिस खत्म हो गया। तो वहां पर उन्होंने एक अलग किस्म का कैंपेन यूज किया। कोक ने डिनाई किया, कोक के जो पेस्टिसाइड है, तो सुनीता नारायण की कंपनी एनजीओ ने कहा कि पेस्टिसाइड, उन्होंने कहा नहीं है। नेस्ले ने कहा नहीं है, लेड नहीं है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, मैगी में। वो कितना उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो क्राइसिस के लिए हम अलग किस्म के टूल यूज करते हैं, और इमेज बिल्डिंग के लिए हम अलग किस्म के टूल यूज करते हैं, अलग किस्म की चीजें यूज करती हैं। देखिए अभी जो एक बहुत बड़ी शादी एक उद्योगपति परिवार के अंदर हो रही है, उसका जो कुछ भी आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर, वो सारा का सारा पीआर कैंपेन ही है, सारा पीआर है। वो पूरी उनकी कंपनी की अपनी इमेज बिल्डिंग है, वो अलग तरीके से उसको स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है। तो दोनों की अलग अलग टूल होती है, और ये दोनों पीआर के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है। इसी तरह से पवित्र जी, ट्विटर पे आजकल कंपनीज बहुत ध्यान दे रही हैं। बिल्कुल सर। कोई एक वीडियो आया मारपीट का या वायलेंस का या इस तरह का, तुरंत संबंधित क्षेत्र की पुलिस ये बताती है कि वीडियो यहाँ का नहीं है, ये 10 साल पुराना फलाने देश में हुआ था। ये सब अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए ही है कि इस तरह की फर्जी चीजें नहीं। और एआई मुझे लगता है इस पे हेल्प कर रही है सर, फेक न्यूज डिटेक्ट करने में काफी हेल्प करेगी। तो ये तो मुझे लग रहा है सभी लोग आजकल इसका उपयोग कर रहे हैं और बड़ा इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए एक भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी फेक न्यूज डिटेक्शन यूजिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग मींस एआई के हेल्प से फेक न्यूज को कैसे डिटेक्ट करें, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारा फीचर शो आता है उसमें खबरों की खबर, भारतीय न्यूज ने खबरों की खबर का शो शुरू किया है, जिसमें ये वायरल और अलग अलग वीडियोस और खबरें जो आ रही हैं उसके तहत उसकी जानकारी करके उसे रिलीज करते हैं। और ये संडे को शायद 11 बजे या 12 बजे हमारी टीम मेंबर्स अपलोड करती हैं। नेक्स्ट हम इस कोशिश में है कि एक ऐसा ऐप, मोबाइल ऐप तैयार किया जाए जिस मोबाइल ऐप पे वो खबर चाहे टेक्स्ट में हो, इमेज में हो, वीडियो में हो, अगर आप पेस्ट करें तो वो इमीडिएट ये बता दे ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर लगा के
कि ग्रीन का मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है और आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर रेड है तो मतलब बिल्कुल ही गलत है और फेक है, इसे न करें, फेक हो सकता है, डीप फेक हो सकता। और ऑरेंज है तो इसका मतलब मेरी जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग एआई टेक्निक है वो भी डाउटफुल है कि ये खबर में कुछ गड़बड़ है, तो आप होल्ड पे रहें जब तक कि कोई दूसरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम न काम करे। तो बहुत सारी जगह ये कोशिश चल रही है, तो लेट्स होप के आने वाले दिनों में ये फिर जिस तेजी से बढ़ रहा, विस्तार हो रहा, उसी तेजी से उसके पहचान के तरीके बढ़ने लगेंगे। जी थैंक बिल्कुल, यू। हर समस्या का समाधान निकलेगा ही। जी। चलिए अब मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से गुड कि इवनिंग वो सर। आभार प्रदर्शन कर, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? सर एक कौन क्वेश्चन मेरा है सर। कौन गुड नाम इवनिंग और सर। परिचय दीजिए अपना। हरे सर कृष्णा। सुरेंद्र कुमार सर मैं मेरठ हरे से एक कृष्णा क्वेश्चन प्रधान। पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट पहले सुरेंद्र कुमार जी को पूछते दीजिए। सुरेंद्र कुमार जी, हाँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में पीएचडी शोधार्थी हूँ। सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म बताइए पीआर के क्षेत्र में जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा जा सके ताकि नई चीजों को हम सीख सकें। साथ ही एक सवाल और है सर कि राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी क्षेत्रों में करियर के रूप में पीआर के लिए क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले अभी हमने चर्चा करी कि दो मेन संस्थाएं हमारे यहाँ हैं जिनसे आप पीआर में प्रोफेशनली जुड़ सकते हैं। एक तो पब्लिक सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI है, ये नेशनल लेवल पर है और इसके हर शहर, छोटे बड़े शहरों में चैप्टर हैं। आप जहां भी हों उसके नजदीक चैप्टर में जुड़ जाइए, वहां पर पीआर की एक्टिविटीज होती रहती हैं, आप उनके साथ जुड़िए और आप उन एक्टिविटीज का पार्ट लीजिए। दूसरा, अभी कुछ चैप्टर्स बन गए हैं पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के, PRCI के, उनके साथ भी जुड़कर आप पीआर एक्टिविटीज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके सेमिनार्स में शामिल हो सकते हैं, सेमिनार में जा सकते हैं। और अभी अगर आप पीआर को और भी सीखना चाहते हैं तो कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन भी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको कर सकते हैं, उनसे पीआर की डिटेल। जैसे कोर्सेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा में पीआर के बहुत सारे सर्टिफिकेशन छोटे छोटे से हैं, आप उनसे पीआर को सीख सकते हैं, पीआर को समझ सकते हैं। और कुछ अच्छे आप YouTube पर वीडियोस भी हैं पीआर प्रोफेशनल्स के, उनको भी आप देख सकते हैं और आप उनसे भी पीआर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप ये जो पूछ रहे थे कि स्टेट लेवल पर पीआर की किस तरह के जॉब्स हैं, देखिए हर राज्य के अंदर अपना एक पूरा पीआर तंत्र होता है। जैसे हम कहीं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं मीडिया रिलेशंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं जनसंपर्क विभाग बोलते हैं। समय समय पर उनकी वैकेंसीज निकलती हैं, कुछ डिपार्टमेंट स्तर पर होती हैं, कुछ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। तो आप उन वैकेंसीज में फॉर्म भरकर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। यूपीएससी भी ग्रुप B और C के लिए हमेशा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो हैं, PIB है, DAVP है, उनके लिए वैकेंसी समय समय पर निकलती है, तो आप उसके माध्यम से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सरकार में जाने के लिए। जी धन्यवाद सर। सर अभी सूचना मिली है मुझे, IIMC जो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हुई है, इसके वाइस चांसलर की, पहले वाइस चांसलर की घोषणा हो गई है जी, और वो मिसेस अनुपमा भटनागर। अच्छा, अरे वाह, पब्लिकेशन डिवीजन की जो थी उन्हीं को किसी के रूप में डेजिग्नेट कर दिया गया है। जी, तो ये अभी जस्ट अरे वाह संदेश मिला है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है अपने डिसिप्लिन का। तो मैंने कहा ये सूचना आपके साथ शेयर कर लूं। एक मित्र और कुछ कहना चाहते हैं। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी है। हाँ, मैं वही पढ़ रहा था अभी, आप पढ़ दीजिए भले। हाँ जी सर। हाउ टू रीबिल्ड ट्रस्ट अमंग द कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटी थ्रू। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं हरे कृष्ण प्रधान, फकीरमोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर को जो है उड़ीसा का, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का PhD स्कॉलर हूँ। मेरा क्यूरी है कि जैसे कि एड कंपनीज है, जैसे एशिया का एक बड़ा कंपनी है एड फैक्टर, उसमें पीआर के लिए कोई अप्लाई करता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को अधिक गुरुत्व देता है, जैसे कि और सब कैपेबिलिटीज होगा उसके अंदर, पर इंग्लिश लैंग्वेज को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा क्या इम्पोर्टेंस देना जरूरी है कि ऐसा मेरा पूछना है। देखिए हरे कृष्ण जी, ऐसा है, परंतु ये चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अभी क्या है, सभी पीआर कंसल्टेंसी पे डिजिटल डेस्क बन गई है,
और जो रीजनल डेस्क है वो बेसिकली जिस पर्टिकुलर रीजन में पीआर करना है वहां के प्रोफेशनल्स उसके अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए ओगिलवी पीआर है, आप ओगिलवी पीआर या लिंटास का अपना पीआर है, आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए उनकी अलग टीम होती है, सदर्न पार्ट की जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए उनकी अलग टीम होती है। तो रीजनल लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस पीआर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस पर काफी काम हो रहा है। और अब तो मतलब स्टेट लेवल पर भी मतलब आप देखिए छोटे छोटे शहरों में कैंपेन होने लगे हैं। तो ये चीज भी आप जो कह रहे हैं पार्शली सही है ये, परंतु अब धीरे धीरे बात बदल रही है और अब बायलैंग्वेज लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अब जैसे भी हम कर रहे हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, वहां पर एक समय के बाद ये लैंग्वेज बैरियर्स पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, बस स्किल उसका सीख लीजिए, क्राफ्ट उसका सीख लीजिए, फिर भाषा आपका बैरियर बहुत ज्यादा बनेगी नहीं। सब एक बार वो पोस्टर दिखा देते हैं। पोस्टर उसमें डाल दिया सर चैट बॉक्स पे। अच्छा, चैट बॉक्स के साथ में एक कंटेंट का ऑप्शन है जहां पर हम ईमेल शेयर कर सकते हैं, पोस्टर वहां पर शेयर कर दिया है। और मैं स्लाइडो कंटेंट का जो ऑप्शन है वहां पर आपका पोस्टर शेयर है, ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ, वो एक सवाल आप पढ़ दीजिए प्रियंका जी, लास्ट सवाल है, इसके बाद अपन इसको सर ये क्वेश्चन है, हाउ टू रीबिल्ड ट्रस्ट अमंग द कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिटी थ्रू पीआर। इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। थोड़ा नोकिया का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो लगभग इसके पास ही है, लगभग वही चीज है। किस तरीके से आप उसमें आपको थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, उस तरह की बातें भानावत सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की इस चीज को शुरू में अपने उद्बोधन में। तो चलिए अब इस चर्चा को अपन यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि करीब 1.5-2 घंटे हो गए हैं। और मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि अपना वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्रियंका जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आज के इस इवेंट में, बिकॉज मैंने खुद पीआर फील्ड में काम कर रखा है और मैं एक एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीआरओ भी वर्क करती हूँ। तो मेरे लिए आज के दिन वोट ऑफ थैंक्स देना इट्स सच एन appreciate term. So first and foremost, I would like to extend my heartfelt appreciation to our speakers, Professor Pavitra Srivastava sir, which is head of the Department of Advertising and PR at Makhanlal Chaturvedi University, where I am alumni. So ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर के सामने मेरे को आज vote of thanks देने का मौका मिल रहा है। सर, I am so thankful कि आपने अपना knowledge हमारे साथ शेयर किया और मेरे को आपसे मौका मिला कि मैं क्वेश्चन रेज कर सकूं और अपने जो भी डाउट्स है आपसे क्लियर कर सकूं। Thank you so much, Dr. Smriti ma'am, Assistant Professor of Department in Journalism and Mass Communication, Balasore. मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल इनसाइट इस टॉपिक पे दिया और काफी कुछ आपसे सीखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच प्रोफेसर कल्याण सिंह सर। ऐसा बिल्कुल माना जाता है और ऐसा रियल भी है कि जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितने लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस होगा, उतनी अच्छी नॉलेज आप उतना कम टाइम में देंगे और सर ने वही किया। सर ने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड without Sanjeev Banawat sir and our Huda sir, this webinar is incomplete और हम इसके पार्ट नहीं बन सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजीव बनावत सर को और हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर एमएन हुडा सर को। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हम सारे लोग कनेक्ट हो पाए। And I cannot forget to thanks our convener HOD ma'am, Ayushi ma'am, and technical support Preeti ma'am, Pushpinder sir, and Jayan sir. And thank you so much for the audience who are connected with us and make this webinar more successful. Thank you so much everyone. चलिए साहब, एक सूचना के साथ समाप्त करते हैं। हमारी अगली वेबिनार 21 जुलाई को है और ये हमारी ट्रिब्यूट है एक महान फिल्म शख्सियत फिल्मों की, गुरुदत्त जी को। इनका शताब्दी वर्ष अभी शुरू हुआ है, उन पर हमने ये वेबिनार केंद्रित की है। तो हमारा लिंक अभी यही है जिस पर आप अभी जुड़े हैं और उसकी विस्तृत जानकारी एक्सपर्ट्स वगैरह की। वैसे प्रोफेसर मृणाल चटर्जी हैं जो रीजनल डायरेक्टर ढेंकानाल के हैं। इसके अलावा एक एस.एन. मिश्रा जी हैं और वो नाम एकदम में स्लिप हो रहे हैं, ज्यादातर फिल्म के ही अध्येता हैं और फिल्म क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो उसकी सारी सूचनाएं मैं सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। तो 21 जुलाई शाम को 5:30 बजे फिर मिलेंगे अपन गुरुदत्त को श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरी ओर से भी बहुत बहुत आभार सभी तीनों हमारे आज के एक्सपर्ट्स और सभी मित्रों को जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया।